Welcome to Manual Education. Welcome to this video. In this video, we will discuss about CAT 2022 paper English section slot 3. But before we move on, there's an important announcement that all the specific videos related to MBA, be it latest update, live paper analysis, workshops और notifications आपको सबसे पहले मेन्यूअर MBA एंट्रेंस पर देखने को मिलेंगे. तो अगर आप ये वीडियो मेन्यूअर MBA एंट्रेंस पर देख रहे हो तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लो. इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन मेन्यूअर एजुकेशन देन द लिंक फॉर मेन्यूअर MBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन. एंड टू जॉइन द ऑनलाइन सेशंस यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 8828581455 या फिर 54. एंड फॉर द क्लासरूम कोचिंग यू कैन विजिट आवर सेंटर्स. वी हैव 5 centers in Mumbai. You can also follow us on social media such as Telegram, Instagram or Facebook. And regardless of the batches you have joined, you'll be provided with the video lectures, full in the section mock tests, books and ebooks, mentorship strategies and a lot more. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. Now, so starting with the first question, here we have given a passage and here we have given a question. So we have to solve the question on the basis of the passage. Now start with the question. First question क्या है? It can be inferred from a passage that to gain a more accurate view of nation's history and culture, scholars should do all of the following except. मतलब क्या बोला गया है कि नेशंस की हिस्ट्री का एंड कल्चर का एक्यूरेट व्यू अगर चाहिए तो सिंपली स्कॉलर्स लोगों को इनमें से इन 4 ऑप्शंस में से ऐसे कौन से जो 3 ऑप्शंस है वो जो देख सकते हैं और एक जो ऑप्शन है वो फॉल्स वन है. बिकॉज एक्सेप्ट पूछा है, दैट इज मीन्स व्हाट कि हमें एग्जैक्टली अपोजिट ऑप्शन ढूंढना है. यहां पर स्कॉलर शुड डू ऑल मतलब ये सारी चीजें वो कर सकता है एक्सेप्ट वन, तो वो वन हमें फाइंड आउट करना है जो कि रॉन्ग वन है, जो वो नहीं कर सकते. नाउ इन्फरेंस कहां से लेना है? यू विल टेक अ इन्फरेंस फ्रॉम द पैरा फर्स्ट. क्या इन्फरेंस लेना है? देयर वाज एन अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट इंडियन कल्चर एज अ यूनिफॉर्म, सच फॉर्मुलेशन बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम टेक्स्ट दैट वर गिवन प्रायोरिटी. यहां पर क्या बोला गया? देयर वाज एन अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट इंडियन कल्चर एज यूनिफॉर्म. इंडियन कल्चर को एज अ यूनिफॉर्म कल्चर देखने के लिए ट्राई किया गया था. सच फॉर्मुलेशन बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम टेक्स्ट दैट वर गिवन प्रायोरिटी मतलब यहां पर जिस टेक्स्ट को रिसर्च करने के लिए प्रायोरिटी दी गई थी बस उसी टेक्स्ट से अंडरस्टैंड किया गया था कि इंडियन कल्चर इज टाइप ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर. A dichotomy in values was maintained. Indian values being described as a spiritual and European values as a materialistic. मतलब जो Indian values थे उनको simply क्या समझा गया था? Spiritual values. And European values को क्या समझाया गया था? Simply materialistic values. With a little attempt to juxtapose these values with the reality of Indian society. मतलब इन values को Indian society की reality समझ लिया. Simple. Now this is simply like a narrow understanding ली हुई है. It is of narrow understanding to understand the culture of India. It is a narrow understanding. Now, what it tries to explain here, ये passage हमें क्या explain करता है? Simply, what you should do, like scholars लोगों को क्या करना चाहिए जो एक culture understand कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या understanding लेनी चाहिए? Simply, they should first understand the society. पहले तो उन्हें society understand करनी होगी. What type of society is this? Then secondly, they should try to read wide culture. वाइड कल्चरल थिंग्स, लिटरेचर होगा, टेक्स्ट होंगे, सिंपल लाइक उनकी जो डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्ट्रीज होगी उन्हें रीड करना होगा. एंड थर्डली दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस इज देयर, व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी में किस तरीके के बिलीव्स है, किस तरीके की थॉट प्रोसेस है, किस तरीके की थिंकिंग है, कौन सी थियरीज है, उन्हें अंडरस्टैंड करना होगा. तो सिंपली दिस आर द बिलीव्स, यू कैन से बिलीव्स and the other things related to the society things. Now society के related जितनी भी study है वो इसमें aptly summarize हो जाती है. ऐसा इस passage में से हमें understanding मिलती है. Simple. Now on that basis we could find out कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, एक scholar को क्या नहीं करना चाहिए while understanding the Indian culture or something like any country's culture or history. Now ऑप्शन ए says develop an oppositional framework to grasp cultural difference. यहां पे कल्चरल डिफरेंस मतलब जो स्कॉलर जिस कंट्री से होगा, जिस कल्चर से होगा, उसी कल्चर मतलब जिस कल्चर से होगा उस कल्चर में और जिस कल्चर की स्टडी कर रहा है उस कल्चर में जो डिफरेंस है वो अंडरस्टैंड करने के लिए जिस कल्चर की वो स्टडी कर रहा है ना उसका अपोजिशनल फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड करना है. उसका अपोजिशनल फ्रेमवर्क इन द सेंस व्हाट टाइप ऑफ लाइक कौन से अप्रोच से ये कल्चरल बना हुआ है, उस अपोजिट अप्रोच को उसे अंडरस्टैंड करना है, अपोजिट फ्रेमवर्क क्रिएट करना है. तो ये ऑप्शन जो है वो ओके, इट कुड बी अवर आंसर क्योंकि ये कंप्लीटली आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, ये तो बोला ही नहीं गया पूरे पैसेज में से ये अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है. नाउ ऑप्शन बी सेइंग एग्जामाइन देयर ओन बिलीव्स एंड बिहेवियर्स. यस, वी कैन इन्फर दिस. सी हियर
देयर वाज एन अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट इंडियन कल्चर एज यूनिफॉर्म, सच ए फॉर्मुलेशंस बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम टेक्स्ट दैट वेयर गिवन प्रायोरिटी। मतलब जिस टेक्स्ट में उन्होंने पढ़ाई की, जिस टेक्स्ट में उन्होंने रिसर्च किया, बस उसी को उन्होंने सच मान लिया, खुद के बिलीव्स बना लिए ना। एक खुद के जो बिलीव्स है, जो बीएसएस है ना, उनको स्टडी करने की जरूरत है। उन्हें ये कंफर्म करना होगा कि व्हाट दे आर स्टडीइंग, व्हिच टाइप ऑफ टेक्स्ट दे आर स्टडीइंग, दैट इज ओनली दी बेस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर और समथिंग एल्स इज ऑल्सो देयर। तो ये सारी चीजें भी उनको एग्जामाइन करनी चाहिए। सो ये तो करना ही चाहिए, मतलब ये वो फॉलो कर सकते हैं। नाउ हमें वो चाहिए जो नहीं कर सकते। रीड वाइडली इन कंट्रीज लिटरेचर, यस लिटरेचर रीड करना चाहिए, तभी तो समझ में आएगी कल्चर क्या है, उस नेशन का, कंट्री का हिस्ट्री क्या है और कल्चर क्या है, तभी समझ में आएगा जब वो लिटरेचर रीड करेंगे। सिंपल। ऑप्शन डी सेज एग्जामाइन द कॉम्प्लेक्स रियलिटी ऑफ दैट नेशन सोसाइटी, मतलब उसकी जो कॉम्प्लेक्स रियलिटी है ना किसी सोसाइटी की, उसको अंडरस्टैंड करो, सिंपली सोसाइटी को अंडरस्टैंड करो, दैट मीन्स ना ऑप्शन डी इज ऑल्सो, वो भी फॉलो करना चाहिए। तो स्कॉलर्स को इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। नाउ ऑप्शन ए जो है दिस इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, सो दिस इज अवर राइट आंसर, बिकॉज ये नहीं करना चाहिए। तो हमें वही ढूंढना था ना कि स्कॉलर्स को क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज हियर सी एक्सेप्ट बोला गया ना, दैट मीन्स व्हाट कि इन 4 में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो नहीं फॉलो करना चाहिए। तो स्कॉलर शुड नॉट फॉलो दी ए। Question number 2, it can be inferred from the passage that the author is not likely to support the view that India's culture have evolved over the centuries. तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऑप्शन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है, कौन सा ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है जो कि पैसेज में से इन्फर्ड नहीं किया गया है। सो वी हैव टू फाइंड दैट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट इंडियाज कल्चर हैज इवॉल्व्ड ओवर द सेंचुरीज, मतलब इंडिया का जो कल्चर है ओवर द सेंचुरीज क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है। सेकंड बी ऑप्शन सेइंग द ओरिएंटलिस्ट व्यू ऑफ एशिया फायर्ड द इमेजिनेशन ऑफ सम वेस्टर्न पोएट्स, मतलब जो वेस्टर्न पोएट्स का जो इमेजिनेशन था अबाउट द इंडियन व्यू वो फायर्ड ऑफ हो गया बिकॉज ऑफ ओरिएंटलिस्ट व्यू। नाउ इंडिया बिकेम अ कॉलोनी अल्दो इट मैच द टेक्निकल नॉलेज ऑफ द वेस्ट, ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया कॉलोनी बन गई, मतलब वेस्टर्न कल्चर की कॉलोनी बन चुकी है, लेकिन अल्दो इट मैच्ड विद द व्हाट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, जो टेक्निकल नॉलेज जो था वो मैच हो रहा था वेस्ट के साथ, पर अल्सो फिर भी वो क्या बन गई, कॉलोनी बन गई। नाउ इंडियन कल्चर एक्नॉलेजेस द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इंडियन कल्चर जो है वो मटेरियल एस्पेक्ट जो है उनको फॉलो करता है। सो वी हैव टू फाइंड दैट ऑप्शन विच इज not likely to support a view of the author in the passage. Now come to the options. Option of inference, option A says inference from the passage you will take from the para third. Here the passage is simply saying that there was an attempt to formulate Indian culture as uniform. Indian culture को क्या formulate किया गया, क्या समझा गया, uniform nature में समझा गया। Such a formulation being derived from the text that were given priority, मतलब जो भी text को priority दी थी उसी में से उसको understand किया गया। The so-called discovery of India was largely through selected literature in Sanskrit, मतलब selected literature जो था उसको ही study किया गया, उसके ही point of view से, narrow point of view से देखा गया। This interpretation tended to emphasize non-historical aspect of Indian culture, मतलब जो non-historical aspect है उसमें जो Indian culture का non-historical aspect है उसको भी यहाँ पर check किया गया, देखा गया। For example, the idea of an unchanging continuity of society and religion over the 3000 years, यहाँ पे देखो सिंपली दे आर मेंशनिंग दैट द आइडिया ऑफ अनचेंजिंग कंटिन्यूटी ऑफ सोसाइटी एंड रिलीजन ओवर 3000 ईयर। नाउ सी यहाँ पे जो सिंपली बात कर रहे हैं कि कौन सी आइडिया है, अनचेंजिंग कंटिन्यूटी ऑफ सोसाइटी एंड रिलीजन, मतलब इंडिया का जो रिलीजन था वो 3000 ईयर से चलता आ रहा है और जो सोसाइटी जो फॉर्म हुई है, जो कंटिन्यूटी ऑफ सोसाइटी है वो 3000 ईयर से चलती आ रही है। दैट मीन्स व्हाट कि इंडियन जो कल्चर है वो ओवर द सेंचुरीज इवॉल्व हुआ है। सिंपल, इट इवॉल्व्स ओवर द सेंचुरीज। सो ये ऑप्शन जो है वो मैच होता है टू द इन्फरेंस ऑफ द पैसेज। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं रहेगा, हमें इनकरेक्ट वाला चाहिए, हमें इन्फरेंस जो नहीं दे रहा है वो ऑप्शन चाहिए। नाउ ऑप्शन बी अगेन, now option B जो inference लेना है that is from first para. Orientalist scholars studied the language and the text with the selected Indian scholars but made little attempt to understand the worldview of those who were teaching them. The readings therefore are something of disjuncture from traditional ways of looking at the Indian past. ट्रेडिशनल वे क्या था जो वेस्टर्न कल्चर ने अडॉप्ट किया था, ट्रेडिशनल वे क्या था जो वेस्टर्न कल्चर ने अडॉप्ट किया था, जो वेस्टर्न पोएट्स ने अडॉप्ट किया था, वेस्टर्न स्कॉलर्स ने अडॉप्ट किया था, दैट वाज द इमेजिनेशन ऑफ सम वेस्टर्न पोएट्स कि उन्होंने वो अडॉप्ट किया था। लेकिन ओरिएंटलिस्ट लोगों ने क्या किया, इट इज कंप्लीटली डिसजंक्चर फ्रॉम व्हाट ट्रेडिशनल वेज ऑफ लुकिंग एट द इंडियन पास्ट। जो पहले से ट्रेडिशनल वे था इंडियन पास्ट को देखने का, उसको सिंपली
फायर्ड ऑफ कर दिया गया, इमेजिनेशन ऑफ वेस्टर्न के व्यू को फायर्ड ऑफ कर दिया। नाउ जो व्यू पॉइंट था, इमेजिनेशन था जो वेस्टर्न कल्चर का, वेस्टर्न पोएट्स का टुवर्ड्स द इंडियन एशियन व्यू, वो जो है वो फायर्ड ऑफ कर दिया ओरिएंटलिस्ट लोगों ने। नाउ कम टू द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज सेइंग इंडिया बिकम अ कॉलोनी ऑल्दो इट मैच द टेक्निकल नॉलेज ऑफ द वेस्ट। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया कॉलोनी तो बन गई, लेकिन इंडिया कॉलोनी बन गई ऑल्दो जो उनका टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज था वो वेस्टर्न से मैच कर रहा था, फिर भी वो कॉलोनी बन गई। नाउ कम टू द ऑप्शन सी। हियर द पैरा 6 you have to refer. You will find the statement, it was consolation to the Indian intelligentsia for its perceived inability to counter. Now यहाँ पर intelligentsia के बारे में बात हो रही है, for its perceived inability to counter the technical superiority of the West, a superiority viewed as having enabled Europe to colonize Asia and other parts of world. यहाँ पे सिंपल है कि जो वेस्टर्न की जो सुपीरियोरिटी थी, उस सुपीरियोरिटी को हम कभी मैच नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू काउंटर द व्हाट टेक्निकल सुपीरियोरिटी। इट मीन्स व्हाट कि इंडिया की जो टेक्निकल नॉलेज थी, इंडियन जो टेक्निकल नॉलेज थी, टेक नॉलेज थी, वो विच इज नॉट इन पैरेलल विद द वेस्टर्न टेक्निकल नॉलेज। सो यहाँ पे जो इंडियन टेक्निकल नॉलेज है दैट इज अ लोअर फ्रॉम दी वेस्टर्न टेक्निकल नॉलेज। सो दैट इज द रीजन कि ऑप्शन सी जो है दिस इज नॉट दी इन्फरिंग फ्रॉम द पैसेज। ये पॉइंट जो है वो पैसेज में से इन्फर नहीं हो सकता। इंडियन कल्चर एक्नॉलेज द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। ना इंडियन कल्चरल क्या कर रहा है, मटेरियल एस्पेक्ट को फॉलो कर रहा है, मटेरियल एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहा है। नाउ सी हियर, we will take the inference from the what para third. It was believed that Indian pattern of life was so concerned with the metaphysics. जो Indian culture, Indian pattern जो था, that is so concerned with the what metaphysics and the subtleties of the religious belief that little attention was given to what more tangible aspect. Now यहाँ पर बोला गया है simply कि it is little attention given to what more tangible aspect. मतलब जो टेंजिबल एस्पेक्ट थे ना उसको बड़ा लिटिल अटेंशन दिया गया। सबलिटीज ऑफ रिलीजियस बिलीफ दैट लिटिल अटेंशन वाज गिवन टू व्हाट मोर टेंजिबल एस्पेक्ट। एंड व्हाट इज द ऑप्शन इज सेइंग इंडियन कल्चर एक्नॉलेजेस द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ। यस दैट इज हियर बिकॉज यहाँ पर जो इट वाज बिलीव्ड that the Indian pattern of life was so concerned with the what metaphysics and the subtleties of religious belief that little attention was given to what more tangible aspect. तो यहाँ पर इसको तो ध्यान दे रही थी ना, सिंपल है कि इसके ऊपर वो फोकस कर ही रहे थे। दैट मीन्स व्हाट इट एक्नॉलेजेस व्हाट मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। सो ये ऑप्शन भी हम इन्फर कर सकते हैं, बी ऑप्शन भी इन्फर कर सकते हैं। सो आवर आंसर शुड बी व्हाट ऑप्शन सी शुड बी आवर आंसर। नाउ कम टू द ऑप्शन क्वेश्चन 3. Now question 3 says in the context of the passage all of the following statements are true except. हमें यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस है जो फॉल्स है उसे हमें फाइंड आउट करना है। Now option see the options. Option A says Indian text influenced the Orientalist scholar. Indian text जो है वो Orientalist scholars को इन्फ्लुएंस्ड कर रहा था। Orientalist scholarship influenced the Indians. Indian spiritualism, India's spiritualism served as a salve for a colonizer. Now यहाँ पर salve जो है that is what it's a medication type. Now Orientalist understanding of Indian history was a link to colonial concern. जो Orientalist जो understanding थी of Indian history which is linked to the what colonial concerns. Now come to the inferences. Option A inference from the passage. You will take the fourth para, inference from the fourth para. There was an attempt to formulate Indian culture as uniform. Such a formulation being derived from the texts that were given priority, the so-called discovery of India was largely through what selected literature in Sanskrit. Now यहाँ पर जो ऑप्शन है ना C, in the context all of the following statements are true. ये जो सारे स्टेटमेंट है ना ये ट्रू है, इसमें से एक स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वन इज इंडियन टेक्स्ट इन्फ्लुएंस द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स। नाउ सी हियर, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देयर वाज एन अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट द इंडियन कल्चर एज अ यूनिफॉर्म such a formulation being derived from what texts that were given priority. The so-called discovery of India was largely through what selected literature in Sanskrit. जो selected literature था संस्कृत में उससे ही वो बहुत ज़्यादा लिया गया था। अब इसका मतलब क्या है, सिंपली कि जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर थे, इंडियन टेक्स्ट जो थे, जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे टू रिसर्च ऑन दैट बिकॉज इट इज सिंपल
नैरोली रिसर्च था, दैट्स वाई द यूनिफॉर्म व्यू जो है वो देखा गया था, जो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू था वो देखा गया था, दैट्स वाई ओरिएंटलिस्ट जो थे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे इंडियन टेक्स्ट से, बिकॉज इट इज टेकन फ्रॉम व्हाट लिटरेचर इन संस्कृत. सो सिंपल ये ऑप्शन जो है दैट इज ट्रू. नाउ ऑप्शन बी सेज, come to the inference. In option B says inference from the passage. See, a dichotomy in values was maintained, the Indian values being described as a spiritual and European values is a materialistic. With little attempt to juxtapose these values with the reality of Indian society, this theme has been even more firmly endorsed by section of Indian opinion during the last 100 years. Now option B says Orientalist scholars influenced the Indians. सी हियर, जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स ने, जो भी ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स थे, उन्होंने जिस तरीके का इंडियन वैल्यूज डिस्क्राइब किया था कि इंडियन वैल्यूज गिव्स स्पिरिचुअल थिंग्स पे ज्यादा वैल्यू देता है एंड यूरोपियन वैल्यूज मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो यही जो चीज थी वो ओरिएंटलिस्ट लोगों ने कही थी और इसी चीज को इंडियन लोगों ने, इंडियन स्कॉलर्स ने नेक्स्ट 100 ईयर्स तक, लास्ट 100 ईयर्स तक फॉलो किया है. दैट मीन्स व्हाट, सिंपल कि इंडियन जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलरशिप थे वो जो इन्फ्लुएंस थे इंडियंस से, ओरिएंटलिस्ट स्कॉलरशिप इन्फ्लुएंस्ड इंडियंस, ओरिएंटलिस्ट स्कॉलरशिप जो थी वो इंडियंस को इन्फ्लुएंस कर रही थी. नाउ दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज दिस इज अ ट्रू वन, हमें तो फॉल्स वन चाहिए ना. नाउ कम टू द ऑप्शन सी, करेक्ट. Inference from the passage, para 6 you will take. Now, it was a consolation to Indian intelligentsia for its perceived inability to counter the technical superiority of the West, a superiority viewed as having enabled Europe to colonize Asia and other parts of world. At the height of anti-colonial nationalism, it acted as a slave for having been made a colony of Britain. Now come to the option and see what is saying. It's saying India's spiritualism served as a self for European colonizer. यहाँ पे बोला गया है जो इंडियन स्पिरिचुअलिज्म है वो यूरोपियन कॉलोनाइजर के लिए एज अ सेल्फ यूज हुआ था, या फिर एज अ सेल्फ यू कैन से इट एक्ट एज अ सेल्फ फॉर द यूरोपियन कॉलोनाइजर. बट यहाँ पे जो बात की जा रही है वो क्या है, इट वॉज अ कंसोलेशन टू इंडियन इंटेलिजेंसिया. यहां पर इंडियन इंटेलिजेंसिया के बारे में बात हो रही है, ना कि इंडियन स्पिरिचुअलिज्म के बारे में. सो दिस कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. ये ऑप्शन जो है सी ऑप्शन हम पैसेज में से इन्फर्ड नहीं कर सकते. सो दिस कुड बी अवर आंसर. लास्ट ऑप्शन डी, Orientalist understanding of Indian history was a link to what? Colonial concern. Now come to the option D. This is not correct option because it can be inferred from the passage that Orientalist view was a link with the what? Colonial concern. Simple. Now this is not a correct option because ये क्या है, ये भी हम follow नहीं कर सकते. Again see, Orientalist understanding of Indian history was a link to the colonial concern. Simple. यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सिंपल ये बोल रहा है कि दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट ओरिएंटलिस्ट व्यू वाज अ लिंक टू कॉलोनियल कंसर्न. सिंपली ऑल द पैसेज, कंप्लीट पैसेज इज सेइंग अबाउट कि ओरिएंटलिस्ट जो थे वो वेस्टर्न ने जो रिसर्च किया था, वेस्ट स्कॉलर्स ने जो रिसर्च किया था, और जो कॉलोनाइजर्स थे, जो कॉलोनियल्स थे, जिन्होंने इंडियन कॉलोनाइजेशन किया था, उसके प्रॉब्लम से कंसर्न था. तो ये सारा ओरिएंटलिस्ट जो रिसर्च था, दिस इज अगेन कंसर्न अबाउट व्हाट, सिंपली इट इज लिंक्ड विद द कॉलोनियल कंसर्न, सो दिस इज व्हाई ये जो ऑप्शन डी है वो भी फॉलो हो रहा है. वी कैन इन्फर फ्रॉम द पैसेज दैट ओरिएंटलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज लिंक्ड टू व्हाट? कॉलोनियल कंसर्न. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू वन. सो हमें एक आंसर क्या मिला, विच इज अ फॉल्स वन, दैट इज ऑप्शन सी. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पैरा. Which one of the following styles of research is the most similar to the Orientalist scholars' method of understanding Indian history and culture? यहाँ पर Indian history and culture को understand करने का Oriental scholars का जो व्यू पॉइंट था, जो मेथड था, वो इस ऑप्शन में से कौन सा है? Which is a close one to the option. कौन से ऑप्शन से वो क्लोज वन है? Now consider the A. Option A says studying artifact excavated at the palace to understand the lifestyle of those who lived there. Now यहाँ पर पूरे पैसेज में आर्टिफैक्ट के बारे में कोई बात नहीं हुई, so option A is eliminated. Reading 18th century accounts by travelers, जो ट्रैवलर्स ने जो रिसर्च बनाया. Now यहाँ पर ऑप्शन पैसेज में, पूरे पैसेज में यू विल फाइंड कि ट्रैवलर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. दिस इज वेरी सिंपल बिकॉज पैसेज इज स्पेसिफिकली सेइंग अबाउट समथिंग एल्स. Now option C says
रीडिंग अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली अमेरिकन सेटलर्स, अर्ली अमेरिकन जो सेटलर्स थे, एंड लेटर वेव्स ऑफ माइग्रेशन टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ द अमेरिकन कल्चर। यहां पर जो माइग्रेशन है उसको स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है एंड अमेरिकन सेटलर्स को स्पेसिफिकली टारगेट किया है, बट दिस इज नॉट द पैसेज इन्फरेंस। नाउ कम टू द ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज सेइंग analyzing Hollywood action movies that depict violence and sex to understand contemporary America. Now this is specifically inferring what? Narrow approach. This is specifically defining what? Narrow approach to understand American culture. मतलब ये नैरो अप्रोच है कि हॉलीवुड मूवीज को देखो एंड सिंपली डिपिक्ट वियोलेंस एंड सेक्स टू अंडरस्टैंड व्हाट? कंटेम्पररी अमेरिका, मतलब अमेरिका में सेक्स एंड वियोलेंस इज द contemporary thing, normal thing you can say. So this type of method we will understand कि ये टाइप का जो मेथड था, सिमिलर मेथड इंडियन कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए लिया गया था, बिकॉज दे वेर थिंकिंग दैट कि इंडियन कल्चर जो है बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म है एंड दिस इज अ नैरो माइंड, बिकॉज दे वेर रेफरिंग टू व्हाट? सम ऑफ द स्पेसिफिक टेक्स्ट फ्रॉम दी और लिटरेचर फ्रॉम दी संस्कृत. So this is how you have to attempt to the questions very quickly and understand the meaning and the context from the passage. Now question number 5, move to question 5. Question number 5. So here is also passage is given and you have to answer the question on the lens of passage only. So starting with the question, we will take the inference from the questions only. Now, so here we start with the question 5. Which one of the following sets of the word phrases best encapsulate the issues discussed in the passage? Now there are the 4 options given. I am giving you directly answer, but you have to refer the whole passage and you have to understand what I am explaining here. Now important is ये क्वेश्चन में हमें important keywords find out करना है, and that keyword should be general keyword, general to specific, always be general to specific. So here if you observe carefully, Chicago school, social organization, migration and crime, these are the only all set of general keywords which describe the whole paragraph, which describes what? Whole paragraph. So you have to mark down option B here. Now come to the question 6. A fundamental conclusion the author is that, क्या fundamental conclusion इस passage में से author दे रहे हैं? Now you have to understand the option. According to option A, according to European sociologist, crime in America is mainly in Chicago. Now in the passage there is no comparison between crime in Chicago and crime in America. दोनों के दोनों कंट्री में जो क्राइम हो रहा था इनके बीच में कोई कंपैरिजन पूरे पैसेज में नहीं बोला गया है. So this is not our right option. So this should be eliminated. Now option B. The best circumstances for crime to flourish are when there are several racial disparities. जहाँ पर several racial disparities रहती है, मतलब बहुत ज्यादा रेसिज्म होता है, बहुत ज्यादा racial रेस की बेस पर बहुत ज्यादा पार्शियलिटी की जाती है, वहां पर these are the best circumstances where crime can be flourished. Now see, inference from the passage is what? Sociologists working in a Chicago school tradition have focused on how rapid or dramatic social changes causes the increases in crime. यहाँ पर क्या बोला है कि social changes जो है ना वो increase crime को increase कर देते हैं. That leads to increase in crime, not severe racial disparity. So simple, this option is also eliminated. Now option C. To prevent crime, it is important to maintain social order through maintaining social segregation. Now option C is talking about कि कैसे crime को prevent करना है. But the passage is not talking about prevent of crime. Like crime को कैसे prevent करना है इसके बारे में कहीं पे भी इस passage में express कोई idea express नहीं की गई. So option C is also eliminated. Now option D. In option D, rapid population growth and demographic diversity give rise to social disorganization. Now, rapid population growth. We have just seen in the previous question that rapid population growth is one of the specific keyword you can say. Like that is also specific keyword in the. There are the general keywords, but there is a specific keyword in the passage. So you can understand by that कि rapid population growth is also keyword of the passage. And then demographic diversity. There is a demographic diversity in what? There are the changes in सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी. बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, बहुत ज्यादा चेंजेस है, वहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ लोग हैं, तो उसे सारी इन सारी चीजों को हम क्या कहेंगे? डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी. गिव राइज टू व्हाट? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन. देयर आर सम सोशल डिफरेंसेस, डिसऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट कैन फीड द ग्रोथ ऑफ क्राइम. नाउ दिस एक्सप्रेस बेस्ट, मतलब एक पैसेज को जो है बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रही है. तो दिस कैन बी कंक्लूजन फ्रॉम दी
passage only. So this is our answer. So answer would be D. Now come to the question number 7. Which one of the following is not valid inferences from the passage? First, we have to read the option, understand the option, and then come to the inference point. Option A says the failure to integrate immigrant along with the social problems like poverty was a significant reason for a rise in crime in American cities. मतलब यहाँ पे ये बोला है failure to integrate immigrant along with social problems like poverty was a significant reason for a rise in crime in American cities. Now option B is saying according to social disorganization theory क्या बोलती है? The social integration of African American migrants into Chicago was slower because they were less organized. This is talking about who less organized है. That's why what happens is कि African American जो है वो into Chicago मतलब बहुत slow pace पर वो settle होना चाह रहे हैं या फिर integrate हो रहे हैं. Now the difference between urban and rural lifestyle were crucial factors in disruption experienced by migrants to American cities. Now rural and urban lifestyle में जो difference है ना, that is the main factor, crucial factor for what disruption experienced by migrants to American cities. जो disruption हुआ था migrants का, जो उन्होंने experience किया था, वो American cities में जो experience किया था, जो disruption वो किस वजह से था? That is because of urban and rural lifestyle. Lifestyle में जो crucial changes है, जो differences है, उनकी वजह से वो disruption उन्होंने experience किया था. Now come to the option D. According to social disorganization theory, fast-paced social changes provide fertile ground for rapid growth of crime. Now come to the inferences. First of all, option A. What is option A? Option A is saying about failure to integrate immigrant. Failure to integrate immigrant, ये point क्या passage में बोला गया? क्या passage में इसके regarding कोई भी inference है? Now see, हमें option में क्या find out करना था? Not valid inference from the passage. जो invalid है उसे हमें find out करना है. Now try to understand. यहाँ पर failure to integrate these immigrant coupled with the other forces of social disorganization such as the crowding, poverty. Okay, poverty is one of the factors, and illness cause crime rates to climb in the city. Simple. यहाँ पे हमें meaning मिल गया. So this means what? कि यहाँ पर जो point बोला गया है कि poverty is one of the reasons for that. This is the truth. Now come to the option B. What option B is saying? According to social disorganization theory, the social integration of African American migrants into Chicago was slower because they were less organized. Now come to the option. Simply they are saying these migrants, unlike their white counterparts, were not integrated into the cities they now called home. In fact, most American cities at the end of 20th century was characterized by high level of racial residential segregation. Racial residential segregation is the main reason you can say here. But in the option they are talking about what? Less organized. Chicago is less organized. In the whole passage you will not able to find that where the passage is talking about Chicago is less organized. Chicago is less organized. This type of expressions or this type of statement you will not find in the whole passage. So this is our correct answer, but we have to first verify option C and D. So come to the option C. The difference between the urban and rural lifestyle were crucial factors in disruption experienced by the migrant to American cities. Now come to the inference. C and D एक ही passage में से हमें inference मिलेगा, that is parasecond. We have to read the parasecond. The social lives of these migrants as well as those already living in the cities they moved to were disrupted by the differences between the urban and rural areas. They are saying social lives of these migrants as well as those already living in the cities they moved to were disrupted. Disrupt मतलब disturb हुई, change हुई by the difference between what? Rural and urban areas. जो rural and urban lifestyle में जो difference था, उसी वजह से disruption हुआ था ना, जो वहाँ पे रह रहे थे और जो migrant थे, दोनों का disruption हुआ. Now second option is, now see, ये जो लाइन है ना, ये firstly इस option को correct कर रही थी. The difference between the urban and the rural lifestyle were crucial factor in what? Disruption of the migrant disruption experienced by the migrant. Now the last line will verify option D. मतलब ये option D भी इसमें से हम ऊपर कर सकते हैं, ये हमें पता चल जाएगा. According to social disorganization theory, until the social ecology of a new place can adapt, this rapid change is criminogenic influence. मतलब जब तक वो adapt कर पाते, वो social ecology adapt कर पाते new place की, तब तक वो सारी चीजें जो है वो criminogenic influencer बन चुकी थी. मतलब वहां से जो क्राइम था वो इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ था. और यही तो लाइन कह रही है
according to social disorganization theory, fast-paced social change provides a fertile ground for rapid growth of crime. जो fast change social था, मतलब social change जो fastly हो रहा था ना, उसी वजह से क्या हुआ? That has become fertile ground for what? Crime. ये crime के लिए, crime की growth के लिए ये fertile ground बन गया. So that is the reason option D is also correct. So our answer should be what? Answer B, which is not mentioned or which cannot be inferred from the passage. Now come to question 8. The author notes that at the start of 20th century, Americans were predominantly a rural population, but by century's midpoint, most lived in urban areas. इसका मतलब ये है कि start of the 20th century, Americans were predominantly what? Rural population. जो Americans थे वो बहुत ज़्यादा rural population वाले थे. But by the century's midpoint, इस century के midpoint तक क्या हुआ? Most lived in what? Urban areas. सारे कहाँ पर चले गए? Urban areas. Which one of the following statement is true? Does not contradict this statement. मतलब यहाँ पर जो 4 statement दिए हुए हैं, 4 statement जो दिए हुए हैं, उसमें से ऐसे कौन सा statement है? ऐसा कौन सा statement है? Which will, if true, which become a true, does not contradict. अगर वो ट्रू हो गया तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा. मतलब बाकी की जो 3 स्टेटमेंट रहेंगे, अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं रहे. मतलब अगर वो ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा. तो हमें किसे ढूंढना है? जो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे इवन दो इट बिकम्स अ ट्रू. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शन ए. ऑप्शन ए and B and C are incorrect options. Now I am explaining this how it is incorrect. Understand? See, first try to understand it. Economists have found that throughout the 20th century, the size of labor force in America has always been largest in rural areas. Not to understand here. Economists have found that throughout the 20th century, the size of labor force in America has always been largest in rural areas. अगर rural area में सबसे ज्यादा population थी, तो फिर माइग्रेशन क्यों हुआ? माइग्रेशन होना ही नहीं चाहिए था. So that means what? This is incorrect option. अगर ये होता तो माइग्रेशन ही नहीं होता. That means what? ये incorrect option है. If it becomes a true, even though it will not contradict the statement, ये contradict नहीं करेगा. It will, sorry, अगर ये true बन गया, if it becomes a true, it will contradict the statement. अगर ये true बन गया तो ये माइग्रेशन होगा ही ना. Why rural will come to the अर्बन एरिया? अगर ऐसा होता है तो अर्बन एरिया में क्यों चले जाएंगे? अगर इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड थ्रूआउट द 20th सेंचुरी, पूरे 20th सेंचुरी में यहाँ पे तो बोला है कि मिड पॉइंट ऑफ द सेंचुरी में ही वो अर्बन एरिया में चले गए. तो अगर थ्रूआउट द टोटल सेंचुरी में अगर साइज ऑफ द लेबर फोर्सेस इन अमेरिका हैज बीन ऑलवेज इन द रूरल एरियाज, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता. तो दिस विल कॉन्ट्राडिक्ट. अगर ये ट्रू बन जाता है तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा? कॉन्ट्राडिक्ट करेगा. सो दिस वुड नॉट बी आवर आंसर. नाउ कम टू द ऑप्शन बी. A population census conducted in 1952 showed that Americans lived in rural areas than in urban areas. Urban one. यहाँ पे क्या बोला है? The census conducted in 1952 showed that more Americans lived in rural areas than in urban areas. But मगर यहाँ पर again, if you see midpoint, again midpoint के बारे में बोला गया. And now here they are saying कि 1952 तो census ये बोल रहा था कि सब लोग rural में रह रहे थे. ये तो possible ही नहीं हो सकता. So again we eliminate. Now option C. The estimation of per capita income in America in the mid 20th century primarily required data from the rural areas. यहाँ पे ये बोल रहे हैं estimation of per capita income in America in mid 20th century primarily required data from the rural areas. मतलब यहाँ पे तो उस टाइम पर मतलब मिड पॉइंट पे सारे जो रूरल थे, रूरल पॉपुलेशन थी वो सारी अर्बन की तरफ चली गई थी. तो यहाँ पर जो डेटा था पर कैपिटल इनकम जो डेटा था वो वहां से अगर लेते तो ये कैसे होता? सो अगेन दिस विल कॉन्ट्राडिक्ट दिस स्टेटमेंट. वो भी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा. तो ऑप्शन सी आल्सो एलिमिनेट. नाउ ऑप्शन डी. Demographic transition in America in 20th century is strongly marked by an out migration from rural areas. Now यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो इस स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट दिया है इसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाए. देखो कैसे. Demographic transition in America. Demographic transition I am saying in America in 20th century it is strongly marked by what? Out migration from rural areas. यहाँ पर सेम पॉइंट बोला गया कि रूरल एरिया में से जो आउट माइग्रेशन मतलब जो आउटसाइड चले गए, रूरल में से बाहर निकलकर जो अर्बन एरियाज में चले गए, इसे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोल रहे हैं अमेरिका में. तो इसे अगर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अगर इस तरीके से हो रहा है इन 20th सेंचुरी इट इज स्ट्रांगली मार्क्ड बाय व्हाट? This is what out migration from the rural area. जो demographic transition हुआ था वो क्या था? It is from rural to
urban. It is from what? Rural to urban. So this is the example. You can say this is the example of demographic transition in America, and that is what the statement is only saying. 20th century में क्या हुआ था कि रूरल एरियाज में जो पीपल थी वो बहुत ज्यादा 20th century में थी. At the start of 20th century सारी पॉपुलेशन जो थी वो सारी रूरल थी, लेकिन धीरे धीरे at the mid point they becomes what? In urban area. They comes in what? Urban area. So our correct option will be what? Option D is your correct answer. Your answer will be option D. Now come to the question 9. Here passage has been given. You have to answer the question on the basis of the passage. Come to the question directly. Now here, which one of the following sets of words phrases best serves as a keywords to passage? Now यहाँ पर जो inference है ना, that is the whole passage is only the inference. See, और सिंपल, जहां पर भी कीवर्ड्स आपको फाइंड आउट करने बोलेंगे, जहां पर भी कीवर्ड्स आपको अंडरस्टैंड करने बोलेंगे, यू हैव टू सिंपल अंडरस्टैंड कि हमें जनरल सेंस में कीवर्ड देखने हैं, विच कुड, ये जो जनरल सेंस वाले जो कीवर्ड्स रहेंगे ना, वो होल पैराग्राफ को, होल पैरा को वो क्या करेंगे, सिंपली समराइज कर देंगे, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. यहां पर अगर अंडरस्टैंड करोगे, सी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, दिस इज अ जनरल वर्ड, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, दिस इज अ जनरल वर्ड. योर कैरोट्स, मिल्क काउज, कवर, कन्वर्जेंस, यहां पर कैरोट एंड मिल्क काउज, दीज आर दी स्पेसिफिक वर्ड्स. ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, सिंपल. नाउ कन्वर्जेंस, नाउ सी हाउ आई एम डूइंग दिस, बिकॉज आई एम रेफरिंग टू द पैसेज, आई एम referring and inferring from the passage what type of keywords are there which are general, which are in nature of general. Simple. So you will refer the whole passage and you will try to understand कि general कौन से है. So see, in passage if you find out, you will find out that in the A option only this is a general, this is general and this is general. Otherwise all are the specific. So we don't want this. Nature is general, computers are not general, carrot is not general, milk cow not general, genetic engineering you can say general, but again it is a part of engineering, so okay, it's a general you can say. Now यहाँ पर भी specific है, nature not general, it's a not general, it's a specific you can say. Technos, bios, these are the types of science. Then self repair, it is a types of theory, physical theory or you can say psychological theory. And the Holstein, it is again the part of the examples. Now here this is a general term, this is a general term. Biologic, this is a general term, this is general subject. Technologic, this is a general subject, and convergence, this is also general subject. So this is a general subjects, and these are the only keywords for the passage also. So you will simply understood by this कि हमें कैसे find out करना है. Okay. Now come to the question 10. The author claims that part of this bionic convergence is a matter of words. Which one of the following statement best express the point being made by the author? Now यहाँ पर क्या बोला है? Part of this bionic convergence is matter of the word. मतलब ये जो bionic convergence हुआ है, ये जो bionic convergence हुआ है, उसका जो भी पार्ट है, this is a matter of word only. This is a matter of word. Now इसमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो इसको बेस्ट एक्सप्रेस कर रही है? वी हैव टू टेल देम. नाउ इन्फरेंस कहां से लेना है? पैरा 6, यू विल टेक इन्फरेंस. नाउ रीड द पैरा 6. द ओवरऑल मैकेनिकल एंड लाइफ लाइक इंक्रीजेस ईयर बाय ईयर. पार्ट ऑफ दिस बायोनिक कन्वर्जेंस इज मैटर ऑफ वर्ड्स. द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल एंड लाइफ आर बोथ स्ट्रेचिंग अंटिल ऑल कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स कैन बी परसीव्ड एज अ मशीन and all self-sustaining machines can be perceived as alive. मतलब यहाँ पे सिंपली बोला है कि जो भी मशीन्स है ना, जो भी मशीन्स है, they were working like what? लाइफ थिंग, मतलब जो लाइव और लाइफ थिंग है ना, उनकी तरह वो वर्क कर रहे हैं. और जितने भी लाइफ ह्यूमन है, जो भी ह्यूमन है, जिनके अंदर लाइफ है, जो कि ह्यूमन बीइंग्स है, वो मशीन की तरह वर्क कर रहे हैं. सिंपली यहां तक जो है बायोनिक कन्वर्जेंस स्ट्रेच हो चुका है. कंप्लीटली मैकेनिकल एंड लाइफ का जो मीनिंग है, मतलब एक दूसरे से उनको हम लोग कंप्लीटली वी कैन इंटरचेंज देम, हम उनका मीनिंग ही इंटरचेंज कर सकते हैं. इस तरीके से वो रिप्लेस हो चुके हैं, इस तरीके से उनका मीनिंग जो है वो स्ट्रेच हो चुका है. नाउ कम टू द सेकंड. ओवरलैप ऑफ मैकेनिकल एंड लाइफ लाइक इंक्रीजेस ईयर बाय ईयर मींस बाय लैप्स ऑफ टाइम सिमिलैरिटीज इन मैकेनिकल एंड लाइफ लाइक are increasing year by year. Further, authors explains that meaning of mechanical and life are a stretching means will continue till all complicated things become machines and all machines become alive like all living creatures. मतलब सारे living creatures जो है वो मशीन बन जाएंगे एक दिन, और meaning जो machines है वो living creatures की तरह behave करने लगेंगे. यहाँ तक जो है वो things stretch हो रही है.
सो सिंपली यहां पर जो बायो कन्वर्जेंस है जस्ट अ मैटर ऑफ वर्ड, मतलब जो डिफरेंस है मशीन्स एंड लाइफ में वो सिर्फ एक वर्ड का बचा हुआ है, सिर्फ सिंपली वी कैन से ओनली दैट ह्यूमंस आर ह्यूमंस एंड मशीन्स आर मशीन्स, बट इन द रियलिटी दिस इज नॉट द सेम थिंग. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज ऑप्शंस which option is best express the simple inference from the paragraph. Now option A says bios and technos are both convergent form of logic, but they generate the meaning about the world that are mutually exclusive. यहाँ पे bios and technos के बारे में बात कर रहे हैं. This is not the right thing. हमें तो mechanical and life के बारे में बात करनी थी ना, तो simple ये तो eliminate हो गया. Mechanical and life are words from a different logical system and are therefore fundamentally incompatible in meaning. No, here they are saying ki similar in meaning, and now the option is saying ki fundamentally incompatible in meaning. No, this is not. A bionic convergence indicates the meeting around of genetic engineering and artificial intelligence. It is not talking about genetic engineering, artificial intelligence. Simply we want what? Bionic convergence के बारे में जानना है, तो this is also eliminated. Now the last option is remaining. What is that? Mechanical and a life were earlier seen as opposite in meaning. Were earlier seen as what? Opposite in meaning, but the difference between the two is increasingly blurred. Yes, this is a perfect summary, you can say. Mechanical and life were earlier seen as what? Opposite in meaning, but the difference between two is now what? Completely blurred. It is looking at similar. It is just a matter of word. Their difference is just matter of word. So simple, option D is your answer. Your answer will be option D. Now come to the question 11. The author claims that the apparent VL between the organic and the manufactured has compelled to reveal that the two really are and have always been of one being. यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग क्या है वो समझाना है. Which one of the following statement best express the point being made by the author here? यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस ऑप्शन में फिट एक्सप्लेन कर सकता है, मतलब इस ऑप्शन को फिटली एक्सप्लेन कर सकता है, राइटली एक्सप्लेन कर सकता है. दैट ऑप्शन वी हैव टू मार्क डाउन. सो कम टू द ऑप्शन. यहां पर लाइन क्या बोल रही है? apparent VL between the organic and manufacturer has crumpled to reveal that. जो apparent VL मतलब क्या होता है? जो एक जो बीच में जो पर्दा, इस VL इसका लिटरल मीनिंग ये होगा, मतलब बीच का जो पर्दा है अगर उसको साइड में कर दे तो हमें ये समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक एंड मैन्युफैक्चर्ड हैज क्रम्पल्ड टू रिवील दैट द टू रियली आर एंड हैव ऑलवेज बीन ऑफ वन थिंग. ये दोनों भी जो है ना, ऑर्गेनिक एंड मैन्युफैक्चर, मतलब जो जेनेटिकली मेड है, जो ऑर्गेनिकली मेड है और जो मैन्युफैक्चर्ड है ना, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस ही नहीं रहा है, दोनों भी सिमिलर हो गए. इस तरीके की इसकी मीनिंग है, मतलब ये इस तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहा है. नाउ यही जो मीनिंग है हमें ऑप्शन में फाइंड आउट करना है. नाउ कम टू द ऑप्शन ए. ऑर्गेनिक रियलिटी हैज क्रम्पल्ड अंडर द VL ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. यहाँ पर VL ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये तो पॉइंट अलग ही हो गया, मतलब ऑर्गेनिक रियलिटी हैज क्रम्पल्ड अंडर द VL ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. इट इज नॉट सेइंग सेड बाय द sentence only and rendering the apparent and the real as the same being. No, it's a talking about apparent and the real same being. No, it's not that. It is what? It is organic and manufactured are being the same. Now option A is eliminated. Now come to the B. The crumpling of organic VL. Organic VL you see they are saying, and between the apparent and manufactured reality, this is reveals them to have a same thing. This is again out of the context from the statement. Now come to the C. Scientific advances are making it increasingly difficult. जो scientific advances है वो बड़े ही difficult बना रहे. क्या difficult कर रहे हैं? तो distinguish between organic reality, जो organic reality है, and manufactured reality है. मतलब यहाँ पर जो machines है और जो human beings है, इनकी जो reality है, they are both organically, humans are both organically and machines are manufactured by human. But जो टेक्निकल एडवांसेस है, जो साइंटिफिक एडवांसेस है, उन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों चीजों को, इन दोनों रियलिटीज को एक तरीके से बना दिया कि अब दोनों भी सिमिलर लगने लगे. तो सिंपली दिस कुड बी अवर आंसर, बट वी हैव टू वेरीफाई ऑप्शन डी, apparent reality and organic reality. Now this is comparing apparent and organic reality, but we have to compare what? We have to compare organic and manufactured. So this is also wrong comparison. Now D option is eliminated. Our answer will be what? Answer will be C. Now come to the 12th question. None of the following statement is implied by argument of passage except a. यहाँ पे क्या बोला है? None of the following statement is implied by the argument of the passage. मतलब यहाँ पे से चार जो है, चार ऐसे ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से तीन जो है वो फॉलो नहीं करते, बस एक ही है जो फॉलो करता है. उस एक जो ट्रू वन है, जो पैसेज में फॉलो कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स को फॉलो करता है, उसे हमें फाइंड आउट करना है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑप्शन ए.
Historically, philosophers have known that the laws of life can be abstracted and applied elsewhere. मतलब यहाँ पे बोला गया है historically, मतलब historically ये सर्च किया, philosophers have known that laws of life, philosophers को पता है कि laws of life can be abstracted and applied elsewhere. जो लाइफ के जो लॉज है वो अब्स्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, मतलब उसका कंटेक्स्ट लिया जा सकता है और उसको एनीवेयर अप्लाई किया जा सकता है. नाउ ऑप्शन बी सेज genetic engineers and bioengineers are the same in so far as they both seek to force evolution in an artificial way. यहां पर जो दो कीवर्ड्स है ना वो हमारे पैसेज में थे, जेनेटिक इंजीनियर्स एंड बायो इंजीनियर्स आर द सेम इन सो फार, जो भी दोनों भी सेम है, एज दे बोथ सिक्स टू फोर्स इवोल्यूशन इन एन आर्टिफिशियल वे. दोनों भी क्या करना चाहते हैं, इवोल्यूशन लाना चाहते हैं, बट इन व्हाट सेंस, इन एन आर्टिफिशियल वे. दोनों भी इन आर्टिफिशियल वे इवोल्यूशन लाना चाहते हैं. दे आर व्हाट, जेनेटिक इंजीनियर्स एंड बायो इंजीनियर्स. दोनों भी जो है वो आर्टिफिशियल वे में ही दोनों भी इवोल्यूशन लाना चाहते हैं. नाउ ऑप्शन सी सेज द बायोलॉजिकल रियलम इज एज अ कॉम्प्लेक्स. जो बायोलॉजिकल रियलम है इज एज अ कॉम्प्लेक्स एज मैकेनिकल वन. जो बायोलॉजिकल रियलम है ना वो उतना ही कॉम्प्लेक्स है जितना कि मैकेनिकल वन कॉम्प्लेक्स है. विच इज वाई द लॉजिक ऑफ बायोज इज बीइंग इंपोर्टेड इनटू मशीन. जो लॉजिक ऑफ बायो मतलब जो ह्यूमन नेचर का जो लॉजिक है, जो कि अंडरस्टैंडिंग है, जो साइंस है, जो स्टडी है, उसको मशीन्स में यूज किया जा रहा है, ऐसे सी ऑप्शन का कहना है. ना ऑप्शन डी इज सेइंग पर्पसफुल डिजाइन रिप्रेजेंट्स द पिनाकल ऑफ साइंटिफिक एक्सपर्टाइज. जो पर्पसफुल डिजाइन रिप्रेजेंट्स पिनाकल ऑफ साइंटिफिक एक्सपर्टाइज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन बेटरमेंट एंड सिविलाइजेशन प्रोग्रेस. मतलब जो साइंटिफिक एक्सपर्टाइजमेंट है वो ह्यूमन बेटरमेंट के लिए और सिविलाइजेशन प्रोग्रेस के लिए यूजफुल है, पर्पसफुली यूजफुल है, पर्पसफुली डिजाइन की गई है इस तरीके से. नाउ वी विल टेक द इन्फरेंस फ्रॉम पैरा. सी हियर यू विल फाइंड द पैरा. Although many philosophers in the past have suspected one could abstract the laws of a life and apply them elsewhere, it wasn't until the complexity of computers and human-made systems became as complicated as a living thing that it was possible to prove this. मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि ये पॉसिबल था, इट वॉजेंट अंटिल. कब तक ये पॉसिबल नहीं था, जब तक कि कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन मेड सिस्टम्स बिकेम सो कॉम्प्लिकेटेड. आज कॉम्प्लिकेटेड हुए हैं, इसी वजह से हम इनको अप्लाई कर पा रहे हैं, बट हिस्टोरिकली इट इज नॉट नोन. अभी ये नोन हुआ है. नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज प्रिसाइजली व्हाट कैटल ब्रीडर्स डू व्हेन दे सिलेक्ट बेटर स्ट्रेन ऑफ होल्स्टीन. होल्स्टीन एक तरीके का काव का ब्रीड है. इट इज सिंपल काव ब्रीड. It is one type of cow breed you can say. Only bioengineers employ more precise and powerful control. जो bioengineers है वही इस पर बहुत अच्छे से जो है कंट्रोल ले सकते हैं. मतलब bioengineers ही एक तरीके से उस ब्रीड को वापस से what say we can say कि वो जो ब्रीडिंग फैसिलिटी होती है वो bioengineers बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं more than genetic engineers. In comparison of genetic engineering, bioengineers बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं in the breeding of Holstein strain. Now more precise and powerful control. While carrot and milk cow breeder had to rely on diffuse organic evolution, modern genetic engineers can use directed artificial evolution, purposeful design, which greatly accelerates improvement. Now see, understand here, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, while carrot and milk cow breeder जो है ना, मतलब जो carrot और milk cow breeder होते हैं, तो had to rely on what? Diffuse organic evolution. Diffuse organic evolution मतलब जो है naturally जो है उसी के ऊपर उनको rely रहना होगा. Modern genetic engineers can use directed artificial evolution. जो modern genetic engineers है वो क्या करेंगे, जो artificial evolution है उसको यूज करेंगे, purposeful design जो है उनको यूज करेंगे, which greatly accelerate what? Improvements. ये सारे क्या है, मतलब ये artificial है तो simple है, ये improvements तो लाएंगे. That means तो सिंपल. यहां से हमें क्या पता चलता है, देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है. यू कैन अंडरस्टैंड बाय कीवर्ड्स ओनली, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो इंजीनियरिंग. एंड एल्सवेयर इफ यू ट्राई टू फाइंड इट आउट, यहाँ पे भी आपको वो नहीं मिलेंगे, ऑप्शन सी में भी नहीं मिलेंगे, ऑप्शन डी में भी नहीं मिलेंगे, सिंपली ऑप्शन बी में मिलेंगे. तो आंसर वुड बी व्हाट, ऑप्शन बी. By the meaning also and by the keywords also, option B is your right answer because option B is saying genetic engineers and bioengineers are the same. अब दोनों भी सेम ही हुए ना, एग्जैक्टली बिकॉज बायो इंजीनियर्स जो है वही वो कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं. इन द सेंस बायो इंजीनियर तो वर्किंग सेम लाइक एज अ जेनेटिक इंजीनियर, एंड जेनेटिक इंजीनियर्स को क्या करना पड़ रहा है, सिंपली बायो इंजीनियर्स की टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ रही है बिकॉज दे आर गिविंग बेटर रिजल्ट. सो दैट इज वाई यहाँ पर जो दोनों भी है वो सो फार अभी इवोल्यूशन में आर्टिफिशियल वे ही यूज कर रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 13 to 16,
Now here is also passage is given. You have to answer the question on the basis of passage. So come to the question directly. Here the first question, in the Ebola misdiagnosis case, Ebola की जो misdiagnosis case है, we can infer that doctors probably missed the forest for trees because, मतलब इन्होंने क्या बोला है, forest for the trees because मतलब क्या होता है कि कोई एक मिस्टेक उनसे हुई है या फिर दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट शुड दे डू, लाइक डॉक्टर से ऐसी कौन सी मिस्टेक जो प्रोबेबल मिस्टेक हुई है वो कौन सी है, दैट वी हैव टू, और उसका रीजन क्या है, एक्चुअली उसका रीजन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है. वी कैन इन्फर दैट डॉक्टर्स प्रोबेबली मिस्ड फॉरेस्ट फॉर द टी, मतलब डॉक्टर से जो मिस्टेक हुई है उसका रीजन क्या है सिंपली. नाउ इन ऑप्शन इज दिस इज दे वेर लेड बाय डेटा प्रोसेस्ड बाय डिजिटल टेम्पलेट्स, मतलब यहां पे बोला गया दे वेर लेड बाय व्हाट, data processed and digital templates. Now next is the data collected were not sufficient for appropriate triage. जो data collect किया था that is not sufficient, वो sufficient, that were not sufficient, मतलब वो sufficient data नहीं था और appropriate भी नहीं था, right way of data भी नहीं था. Now option C, the digital templates forced them to acquire tunnel vision. You can say tunnel vision, you can say narrow vision or something like एक सेंट्रिक विजन होता है, दैट इज टनल विजन, जिसका ब्रॉड विजन नहीं होगा, दैट इज टनल विजन. देन ऑप्शन डी सेज दे यूज द रॉन्ग टाइप ऑफ डिजिटल टेम्पलेट फॉर द केस. नाउ इन्फरेंस कहां से लोगे, पैरा 5 में से इन्फरेंस लोगे. इन अ रिसेंट पेपर पब्लिश्ड इन जर्नल डायग्नोसिस 3 मेडिकल रिसर्चर्स examined the misdiagnosis of Thomas Eric Duncan, the first person to die of Ebola in the US at the Texas Health Presbyterian Hospital, Dallas. They argue that digital templates used by hospital, मतलब यहाँ पे digital templates used हुए हैं by the hospital's clinicians to record patient's information probably help to induce kind of tunnel vision. यहाँ पे tunnel vision की बात की गई है. Now see simply understood, यहाँ पर digital templates and tunnel vision ये दोनों भी यहाँ पर keywords है, मतलब with matching दी जो information पैराग्राफ में दी है या फिर जो information क्वेश्चन के ऑप्शंस में है, वहां पर दो ही keywords है, that are what, first of all digital template and second one is tunnel vision. Now come to the second paragraph. These highly constrained tools the researchers write and are optimized for data capture, or optimized for what, data capture, but at the expense of sacrificing their utility for appropriate triage and diagnosis, leading users to miss the forest for a trees. Medical software they write is no replacement for basic history taking, examination skill and critical thinking. Now to understand, यहाँ पर बोला है are optimized for data capture but at expense of sacrificing their utility for appropriate triage, मतलब यहाँ पर जो appropriate triage है उसके लिए उनको sacrifice करना पड़ रहा है, utility नहीं कर पा रहे हैं appropriate triage के लिए, diagnosis के लिए. तो simple जो data use किया जा रहा है by the digital template, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक टनल विजन क्रिएट हो रहा है, एक नैरो विजन क्रिएट हो रहा है, एंड दैट नैरो विजन इज बेसिकली द रीजन फॉर व्हाट, सिंपल यहां पर जो इबोला डायग्नोसिस जो केस, मिसडायग्नोसिस जो केस है, उसका सिंपल जो मिस्टेक जो रीजन है, डॉक्टर्स की मिस्टेक का जो रीजन है, दैट सिंपल इज व्हाट, द डिजिटल टेम्पलेट्स फोर्स देम टू एक्वायर टनल विजन. डिजिटल टेम्पलेट्स की वजह से ये जो प्रॉब्लम हुआ वही सबसे बड़ा रीजन है इबोला मिसडायग्नोसिस केस का. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. In the context of passage, all of the following can be considered example of human-centered automation, except which one of the following is not the example of human-centered automation. Now यहाँ पर human-centered automation का मतलब ये है without the help of human, like यहाँ पर जो without the help of human होगा ना, वो यहाँ पे हमारा right answer होगा. Now do understand here. See, a medical software that provides the optional feedback on doctor's analysis of medical situation. जो मेडिकल सॉफ्टवेयर है that provides the optional feedback on the doctor's analysis of medical situation, मतलब यहाँ पे डॉक्टर्स एनालिसिस की बेस पे ये जो सॉफ्टवेयर है वो फीडबैक भेज रहा है, वो भी ऑप्शनल फीडबैक भेज रहा है. दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है दैट वर्क्स ऑन द कमांड ऑफ ह्यूमन. सो ये तो हो गया ह्यूमन सेंटर्ड ऑटोमेशन. नाउ नेक्स्ट इज a smart home system that changes the temperature as instructed by the resident. Again, it is what, it is
अगेन इट इज इंस्ट्रक्टेड मीन्स व्हाट, इट इज कमांडेड बाय ह्यूमन। तो ये भी सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, कमांडेड बाय ह्यूमन। दिस इज ऑल्सो ह्यूमन सेंटर्ड ऑटोमेशन। वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेप्शंस, हमें एक्सेप्शन फाइंड आउट करना है। नाउ ऑप्शन सी सेज सॉफ्टवेयर दैट ऑटो कंप्लीट्स टेक्स्ट व्हेन द यूजर राइट्स एन ईमेल। यहां पर ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये खुद ही ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट ऑटो कंप्लीट कर देता है, इन द सेंस ये खुद ही वर्क कर रहा है, यहां पर ये खुद ही वर्क कर रहा है ना। नाउ सी इन ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर दैट ऑफर्स द इंटरप्रिटेशन व्हेन रिक्वेस्टेड बाय ह्यूमन ऑपरेटर। अगेन यहां पर ह्यूमन का कोई ना कोई तो रोल है, देयर इज अ रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो रिक्वेस्ट दे रहा है, दैट इज व्हाई सॉफ्टवेयर इज वर्किंग। सो अगेन दिस इज अ ह्यूमन सेंटर्ड ऑपरेशन, ह्यूमन सेंटर्ड ऑटोमेशन। नाउ ऑप्शन विल बी व्हाट, सी, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज वर्किंग ऑन इट्स ओन। यू विल टेक योर inference from para 6. Now here in para 6 simply they have given a human centered automation का meaning, what exactly the human centered automation and how it works, तो उसके related यहाँ पर meaning दिया हुआ है, so you should read this and you will take the inference from the similar passage. Now come to the question 15. From the passage we can infer that author is apprehensive about use of sophisticated automation for all of the following reason except. यहाँ पे ऐसे कौन से reason है sophisticated, यहाँ पे क्या बोला है, from the passage we can infer that author is apprehensive about the use of sophisticated automation. मतलब यहाँ पर जो sophisticated automation है उनका यूज करने के लिए apprehensive है author, लेकिन ऐसा एक है जहां पर मतलब इसके जो रीजन है ना, यहाँ पे रीजन दिए हुए, तो ऐसे 4 रीजन दिए हुए हैं, लेकिन उसमें से जो एक रीजन है वो इसका रीजन नहीं है, बाकी के 3 जो है वो राइट रीजन है। तो हमें ये एक जो रीजन राइट रीजन नहीं है ना उसे फाइंड आउट करना है। एक्सेप्ट बोलेंगे तो एग्जैक्टली अपोजिट, जो फॉलो कर रहे हैं उसके अपोजिट जाना। नाउ ऑप्शन ए सेज इट स्टंट्स द डेवलपमेंट ऑफ इट्स यूजर्स। ऑप्शन बी सेज इट कुड मिसलीड द पीपल। Option C says computers could replace the human, and option D says it stops the users from exercising their minds. Now come to the option inferences. Now option A का inference हमें कहां से लेना है, para first. What option A says? It stunts the development of its users. Now simply understand by this para, the researchers found that the people using the simple software developed better strategies, made a fewer mistakes and developed a deeper aptitude for a work. The people using the more advanced software meanwhile would often aimlessly click around. We confronted with the tricky problem. When confronted with the tricky problem, the supposedly helpful software actually short circuited their thinking and learning. Simple paragraph क्या बोल रहा है कि जहां पर researchers found that people using a simple software developed a better strategy, made a fewer mistake and developed a deeper aptitude for the work. जिन्हें simple software दिए गए थे वो अच्छे से efficiently बहुत ही smartly work कर रहे थे। सिंपली दे आर वर्किंग स्मार्टली, दे आर वर्किंग वेरी स्मार्ट। लेकिन जिनके हाथ में एडवांस सॉफ्टवेयर दे दिए गए, एडवांस टेक्नोलॉजी दे दी गई, वो क्या कर रहे थे, दे आर जस्ट एमलेसली क्लिकिंग अराउंड, दे आर जस्ट एमलेसली क्लिक अराउंड। मतलब क्या, वो सिंपल एमलेसली वर्क कर रहे थे, जहां पर डेटा सामने मिल रहा है दे आर यूजिंग दैट डेटा सिंपल। सो दे आर नॉट स्मार्टली वर्किंग, दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन, दे आर नॉट थिंकिंग इनफ। सो ये सारी नेगेटिव इंपैक्ट हो रहे थे। सिंपल व्हाट हैपनिंग हियर इज सिंपली टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलपमेंट ऑफ यूजर्स की क्या कर रही है, रोक रही है, स्टॉप कर रही है। सो इट स्टंट्स द डेवलपमेंट ऑफ इट्स यूजर्स। सो ये तो रीजन होगा, ये फॉलो हो रहा है रीजन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, यहां पे पैसेज में दिया है ना, सो दैट इज व्हाई इट इज फॉलोड। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन बी इज अगेन inference from the passage para 5th. This highly constrained tool, the researcher writes, are optimized for a data capture but at expenses of what? Sacrificing their utility for appropriate triage and diagnosis, leading users to miss the forest for the trees. यहां पर क्या बोला है, utility for appropriate triage, sacrificing their utility to appropriate triage, for appropriate triage। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, डिटेल में मिसलीड किया जा रहा है। ह्यूमन कैन नॉट वर्क properly, they cannot give their complete utility to the work. So that is why B is also followed. Now come to the option C. Option C simple says about what? Computer could replace a human. This is not mentioned in the passage. So simple, this is not mentioned in the passage means what? This is not the reason behind the use of sophisticated automation. सिंपल यहां पर ये सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेशन, मतलब इसके ये एप्रीहेंसिव होने के पीछे, यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेशन का एप्रीहेंसिव होने के पीछे रीजन क्या है, तो ये रीजन नहीं, बाकी के 3 तो रीजन है। इट स्टॉप्स द यूजर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर माइंड, यस, एज वी कैन सी फ्रॉम द फर्स्ट ऑप्शन ऑल्सो
it stunts the developments of user. Simple, they are not using their mind, they are not exercising their mind, they are simply using the advanced software, so they are getting everything in their hand. So this is handy na, so they are not exercising their mind only. So option D is also followed, ये reason भी follow हो गया. So our right answer will be what? Simple, C, जो कि नहीं follow हो रहा है. Now come to the last question. It can be inferred that in the Utrecht University experiment, one group of people was aimlessly clicking around because. Now यहाँ पर Utrecht University में कौन सा experiment हुआ था? We have seen in the last question that कि वहां पे एक experiment हो रहा था. See, वहां पर simple type of experiment था कि कुछ एक ग्रुप के हाथ में एक सिंपल सॉफ्टवेयर दिया था, सिंपल डिटेल सॉफ्टवेयर दिया था, एंड एक ग्रुप को यूज करने के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर दिया था फॉर अ पर्टिकुलर टास्क. मगर यहाँ पर जो है वो ये ग्रुप जो है वो बहुत ही अच्छे से स्मार्टली वर्क कर रहा था, इवन दो दे हैविंग अ सिंपल, बट यहाँ पर सारी चीजें एडवांस थी तो इजी हैंडी सब कुछ मिल रहा था. सो दे आर नॉट यूजिंग देयर माइंड, वो अपना माइंड जो है वो अप्लाई नहीं कर रहे थे, दे आर सिंपली क्लिकिंग अराउंड एमलेसली. नाउ सी option A says they did not have the skill set to address the complicated task. First of all understand यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है. It can be inferred that in Utrecht University experiment one group of people was aimlessly. हमें ये जानना है कि aimlessly clicking around का रीजन क्या था. Now they are saying they did not have the skill set to address complicated task. मतलब यहाँ पे बोला है कि उनके पास ये स्किल सेट नहीं था टू एड्रेस द कॉम्प्लिकेटेड टास्क. सी यहाँ पर जो पैराग्राफ है जो कि हम लोग पहले ही रिफर कर चुके हैं, वापस एक बार रेफर करते हैं. The researchers found that the people using the simple software developed the better strategy. मतलब जो simple software यूज कर रहे थे they found the better strategy, made fewer mistakes and developed a deeper aptitude for the work. The people using more advanced software meanwhile would often aimlessly click around when confronted with the tricky problem. The supposedly helpful software actually short circuited their thinking and learning. तो यहाँ पे जो एडवांस सॉफ्टवेयर है उन्होंने उनकी थिंकिंग प्रोसेस को ही स्टॉप कर दिया, लर्निंग प्रोसेस को ही स्टॉप कर दिया. नाउ डू अंडरस्टैंड, यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में ये ऑप्शन बोला ही नहीं गया, सो दिस वुड नॉट बी करेक्ट आंसर. नाउ ऑप्शन बी, दे वेर होपिंग दैट सॉफ्टवेयर वुड हेल्प कैरी आउट द टास्क. मतलब वहां पर क्या बोल रहे हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर है ना वो हेल्प करेगा, दे नोज दैट कि ये एडवांस सॉफ्टवेयर है तो वो हेल्प करेगा. सो दे आर होपिंग दैट कि सॉफ्टवेयर विल हेल्प टू कंप्लीट द टास्क. नाउ दिस कुड बी अवर राइट आंसर, पॉसिबिलिटी दिस कुड बी अवर राइट आंसर. नाउ ऑप्शन सी सेज द अदर ग्रुप वाज कैरिंग आउट द टास्क मोर इफिशिएंटली. ना जो दूसरा ग्रुप था वो टास्क बड़े इफिशिएंटली कर रहा था. नो, दिस इज नॉट द रीजन व्हाई दे आर क्लिकिंग अराउंड द एमलेसली, क्लिकिंग अराउंड एमलेसली, ये तो रीजन नहीं था, तो सिंपल ये भी एलिमिनेट होता है. नाउ दे वांटेड टू अवॉइड द मेकिंग मिस्टेक. नो, सिंपल ये भी तो पैसेज में तो मेंशन ही नहीं, तो सिंपल आवर आंसर विल बी व्हाट, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 17. नाउ इट्स अ पैरा समरी, वी हैव टू आंसर द पैरा समरी. हियर इज द paragraph. Tamsin Blanchard, curator of Fashion Open Studio, an initiative by Campaign Group showcasing the work of ethical designers, says we are all drawn to exquisite piece of embroidery, a colorful textile or even a style of dressing that might have originated from another heritage. Simply it means what कि यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी यूज की जा रही है या फिर जो कलरफुल क्लोथिंग हम लोग कर रहे हैं या फिर ड्रेसिंग हम लोग कर रहे हैं, स्टाइल जो यूज कर रहे हैं, दैट माइट बी फ्रॉम अनदर हेरिटेज. यस, देन बट दीज मैकपी मेंटालिटी का मतलब होता है दैट इज सिंपली हु कलेक्ट्स एवरीथिंग, लाइक जो सब कुछ उसको कलेक्ट करना अच्छा लगता है, इवन दो वो उसकी वो उसे कुछ उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंस नहीं हो, बट ही इज लाइक कि आई एम सेइंग अबाउट मैकपी मेंटालिटी. इट इज द मीनिंग ऑफ मैकपी मेंटालिटी की उसे हर चीज कलेक्ट करना अच्छा लगता है. सिंपल. वेयर ऑल ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री is up for grabs as an inspiration has accelerated since proliferation of society. Proliferation of society means proliferation of social media. Since the proliferation of social media, यहाँ पर proliferation of social media का मतलब होता है increasing social media use, like increasing social media usage. Simply saying, तो ये multiply हो रहा है. मल्टीप्लाई इन द सेंस बहुत फास्ट रेट में सोशल मीडिया जो यूज हो रही है वो बड़े ग्रोथ रेट पे है. सो सिंपली दिस इज बिकॉज ग्रोथ रेट में होने की वजह से यहाँ पर मैकपी मेंटालिटी के लोग बहुत ज्यादा वर्क करते हैं. वेयर वंस अ फैशन स्टूडेंट माइट रिसर्च द हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस ऑफ पर्टिकुलर आइटम ऑफ क्लोथिंग विथ केयर एंड रिस्पेक्ट, वी नाउ हैव अ वर्ल्ड where images are lifted from image libraries without a care for their cultural significance. Simply they are saying कि पहले के टाइम पर
एक टाइम ऐसा था कि जब स्टूडेंट्स, जो फैशन स्टूडेंट्स थे, वो सारे रिसर्च करते थे, सारी रिसर्च करने के बाद उन्हें हिस्ट्री या ट्रेडिशंस की, जो फैशन की जो हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, उनकी रिसर्च करनी पड़ती थी, स्टडी करनी पड़ती थी। देन विल गेट टू नो कि हमें किस तरीके की क्लोथिंग या फिर किस तरीके की फैशन यूज करनी है या फिर डिजाइन करनी है। नाउ अभी के टाइम पे कैसा हो रहा है कि सिंपली यू हैव टू सर्च इन द इमेज लाइब्रेरी, यू विल गेट द इमेज एंड you will copy, simply they will copy from that image and they will use it in the fashion design। तो यहां पर कॉपी जो करने का टेक्निक है ना, फैशन को कॉपी करने का टेक्निक बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया प्रोलिफरेशन। यहां पे फैशन को कॉपी किया जा रहा है, फैशन आइडियाज को कॉपी किया जा रहा है मेनली, यू कैन से। नाउ सेकंड मेन आइडिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक मेन आइडिया तो पता चल गया हमें कि क्या मेन आइडिया है पैराग्राफ में, सिंपल। नाउ हियर दे आर सेइंग इट्स इजियर देन एवर टू स्टील अ मोटिव or craft technique and transfer it onto piece of a clothing that is either mass produced or appears on a runway without credit or compensation to their original communities। Simple, they are saying कि जो भी ओरिजिनल ओरिजिनेटर है, जिसने भी उस चीज को, उस डिजाइन को, उस फैशन डिजाइन को प्रोड्यूस किया था, ओरिजिनेटर था, उस ओरिजिनेटर को कोई भी क्रेडिट या कंपेंसेशन मिलता नहीं है। विदाउट क्रेडिट एंड कंपेंसेशन वी आर यूजिंग देयर डिजाइन। सिंपल, तो वी आर कॉपिंग द डिजाइन सिंपली विदाउट गिविंग द क्रेडिट। सो सिंपल, यहां पर ये जो है वो सेकंड पॉइंट है, दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट। विदाउट गिविंग अ क्रेडिट, नो क्रेडिट, सिंपल, नो क्रेडिट और कंपेंसेशन टू ओरिजिनेटर। नाउ यहां पर सिंपली कम्युनिटीज का मतलब वही होता है कि जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है, जिस कल्चर से वो ओरिजिनेट हुआ है। नाउ कम टू द ऑप्शन, हियर इज द ऑप्शन ए, copying an embroidery design or a pattern of textile from native communities। Now here they are talking about native communities and the passage is about whole culture, every like सारे cultures के बारे में बात कर रही है। Who own them is it tantamount to stealing and they need to be compensated। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो native communities में जो pattern of textile है वो tantamountly stealing, मतलब tantamount to steal, like simply वो उसको steal किया जा सकता है, there is a possibility of stealing, then they need to be compensated, उनको compensate करना चाहिए। यहाँ पर stealing like proper is, it's not about stealing, passage is not about stealing, it is about copying the fashion ideas and without giving them credit। So it is particularly talking about native communities also and it is particularly talking about stealing process also, so it is not the right summary for the passage। Now come to the option B, media has encouraged mass production, images are copied effortlessly विदाउट केयर और कंसर्न फॉर इंटरेस्ट ऑफ एथनिक कम्युनिटीज। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, मीडिया हैज इनकरेज, यहाँ पे मीडिया को सिंपली रीजन बोला गया, सिंपली सोशल मीडिया इज द रीजन फॉर मैस प्रोडक्शन और दी कॉपीड जो डिजाइन है, जो कॉपी की जाती है, डिजाइन कॉपी की जाती है, उनका जो मैस प्रोडक्शन होने का सबसे बड़ा रीजन जो है दैट इज मीडिया ओनली। सो सिंपल, और यहाँ पर मीडिया हैज इनकरेज मैस प्रोडक्शन, इट इज डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट मैस प्रोडक्शन, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट copying a fashion design, so simply B is not our correct answer। Now come to the C, taking fashion ideas from any cultural group without their consent, yes, this is expressed in the passage, is a form of appropriation without giving a due credit, compensation and respect। yes, right, appropriation का मतलब होता है simply steal, to steal, अप्रोप्रिएशन करना मतलब टू स्टील करना, उनकी कॉपी करना, उनके डिजाइन को कॉपी कर लेना विदाउट देयर कंसेंट, विदाउट गिविंग देम क्रेडिट एंड कंपेंसेशन। सो ये जो पॉइंट है ये एप्टली समराइज कर रहा है पैसेज को। नाउ कम टू द डी फॉर वेरिफिकेशन, दैट की डी ऑप्शन राइट है या नहीं। कल्चरल कोलैबोरेशन इज द नीड ऑफ एन आवर, beautiful design ideas of indigenous people need to be showcased and shared worldwide। this is the out of context, completely out of context, this is not even expressed in the passage, so simply our answer will be what, C। now come to the 18 question क्या है, the four sentences below when properly sequenced would yield a coherent paragraph, decide on proper sequencing of order of sentences and key in the sequence of the four numbers as your answers। now simply हमें यहाँ पर पैराजम्बल सॉल्व करना है, हमें कुछ सेंटेंसेस है वो जम्बल्ड अप सीक्वेंस में दिए हुए, हमें उन्हें कोहेरेंट पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, इफ आई वांटेड टू सिट इंडोर्स एंड रीड और प्ले सोनिक द हेजगॉग ऑन द रेड हॉट Sega Mega Drive, I would often be made to feel guilty about not going outside to enjoy it while it lasts। सिंपल, यहाँ पे बोला गया कि वो जो ऑथर जो है यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं सिंपली
जो भी वो यहाँ पर वो घर पे बैठ के जो भी एक्टिविटी कर रहा है उस एक्टिविटी को ना करते हुए ही शुड गो आउटसाइड, he should go outside and simple I would often be made to feel guilty about not going outside। तो उन्हें हमेशा ये फील दिया जाता था, मतलब कोई भी उनके पेरेंट्स होंगे ऑथर के तो वो उन्हें फील देते थे कि इट्स लाइक इट्स रॉन्ग, यू शुड गो आउटसाइड दी होम। सो नाउ कम टू द ऑप्शन 2, my mom quite reasonably wanted me and my sister out of the house in the sun। तो यहाँ पे सिंपली उनकी जो मदर है या फिर ऑथर ने यहाँ पे क्या बोला है कि उनकी जो मदर थी सिंपली क्वाइट रिजनेबली उन्हें कहती थी कि यू शुड एंड योर सिस्टर शुड गो आउटसाइड दी होम। नाउ टेल्स ऑफ माई मॉम्स idyllic sounding childhood in the Sussex countryside where trees are climbed by 8 a.m. and streams navigated by lunchtime were passed down to us like a folklore। सिंपल यहाँ पे जो उनकी मदर है, यहाँ पे ऑथर बोलना चाहते हैं कि उनकी जो मदर है सिंपली इट इज़ ऑफ आइडिलिक साउंडिंग, लाइक उनकी जो थॉट प्रोसेस थी विच इज़ वेरी आइडिलिक साउंडिंग एंड शी इज़ लाइक कि 8 AM को सिंपली सुबह 8 AM को लाइक अर्ली मॉर्निंग यू शुड वेक अप एंड यू शुड गो आउटसाइड एंड लाइक सिंपल ये है कि यहाँ पर हमें घर में नहीं रहना। ऑथर ये बोलना चाह रहे कि उनकी जो मदर थी वो इस कंटेक्स्ट में रहती थी, इस थॉट प्रोसेस में रहती थी कि हमेशा बच्चों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और दे शुड गो आउटसाइड, दे शुड नॉट all the day sit in the house and doing that lazy work or that lazy task, simple। Now fourth point, to an introverted kid that felt like a threat the feeling has stayed with me। Now अभी यहाँ पर introverted kid मतलब क्या, तो simply जो ज़्यादा बात नहीं करते, जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, that felt like a threat and the feeling has stayed with me। Now ये जो सारी बातें थी ना वो उनके दिमाग में फिट बैठ गई, that thread with me मतलब thread यहाँ पर सिंपली जो इन्होंने बोला ना स्टेड विथ मी का मतलब होता है सिंपली वो जो थॉट प्रोसेस है वो उनके दिमाग में फिट हो गई जो उनके मम्मी ने उनको बार बार बोला था, सिंपल। नाउ कम टू द ऑप्शन सेकंड, हियर सिंपली फर्स्ट पर्सन इज गिवन, लाइक जो ये बातें जिनके टॉपिक्स पर ये बातें हो रही है, जिनके रिलेटेड ये बातें हो रही है, वो पर्सन कौन है, उनकी मदर। तो सिंपली सेकंड विल बी योर फर्स्ट सेंटेंस। देन कम टू द थर्ड ऑप्शन, यहाँ पर टेल्स ऑफ माई मॉम्स आइडिलिक sounding childhood in the Sussex countryside where trees were climbed by 8 AM and streams navigated by lunchtime were passed down to us like a folklore। Simply to understand here यहाँ पर जो third option है that is only connected to the second one, like third जो sentence है वो simply talking about कि जो उनकी mother है उनकी जो thought थी, उनकी जो thought process थी, what she understood and what she trying to convince them कि you should go outside, simply। Now this is the thought process and this is some simply approach of author's mom। So simple third option will be your second line। And now come to the first one and fourth one। Simply if you look at the fourth one, it is a last effect you can say, it is a last effect, whatever happens ना उसका ये effect है, सिंपल। तो इफेक्ट कभी भी लास्ट में आएगा। सो व्हाट रिमेन्स फर्स्ट वन, सो दिस विल बी योर करेक्ट सीक्वेंस 2 3 1 4, दिस इज योर करेक्ट सीक्वेंस। नाउ कम टू द 19th क्वेश्चन, देयर इज अ सेंटेंस दैट इज मिसिंग इन अ पैराग्राफ बिलो, लुक एट अ पैराग्राफ एंड डिसाइड इन विच ब्लैंक ऑप्शन द फॉलोइंग सेंटेंस वुड बेस्ट फिट। नाउ try to understand the sentence first. What is the sentence here? When people socially learn from each other, they often learn without understanding why what they are copying. The beliefs and behaviors and technologies and know-how works. Simple, when people socially learn from each other, जब लोग एक दूसरे से सीखते हैं, they often learn without understanding why what they are copying. मतलब क्यों वो सीख रहे हैं और क्यों उनको कॉपी कर रहे हैं। The beliefs and behaviors and technologies and know-how works। सिंपली यहाँ पर जो बिलीव्स है, बिहेवियर्स है और जो टेक्नोलॉजीज है, जो नोहाव्स है, दैट वो वर्क करते हैं। मतलब सिंपल जो बिलीव्स होते हैं उनके वजह से वो सारी चीजें हो रही होती है। नाउ कम टू द पैराग्राफ, यहाँ पर फर्स्ट ही ब्लैंक दिया हुआ है, देन इट स्टार्ट विद द ड्यूअल इनहेरिटेंस थियरी सेज। सिंपली यहाँ पर ड्यूअल इनहेरिटेंस थियरी के बारे में ये पूरा पैसेज है। सेज दैट इनहेरिटेंस इज इटसेल्फ एन इवोल्यूशनरी सिस्टम, it has variation, what makes us new kind of animal
and so different and successful as a species is we rely heavily on social learning to point where socially acquired information is effectively a second line of inheritance. The first being our genus. People tend to home in on who seems to be smartest or most successful person around, as well as what everybody seems to be doing. The majority of people have something worth learning. When you repeat this process over time, you can get around the world cultural packages, beliefs or behaviors or technologies or other solutions that are adapted to the local conditions. People have different psychologies effectively. Now here, to understand here, simply the first passage or the simple first line tells you about dual inheritance theory. यहाँ पर dual inheritance theory को explain किया गया. It says that what? Inheritance is itself an evolutionary system. It is an evolutionary system. Now, it has a variation. इसको variations है सारे. What makes us new kind of animal? इसी वजह से हम एक अलग टाइप के kind of animal बन गया. Now, it is a contextual. And so different and successful as a species is we rely heavily on a social learning to the point where socially acquired information is effectively a second line of inheritance. The first being our genus. मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि हम जो है वो सोशल लर्निंग पर ज्यादा डिपेंडिंग है, मतलब दूसरों से सीखने पे ज्यादा डिपेंडिंग है. देन द सेकंड वन इज व्हाट? दैट इज जेनस. लाइक जो हमें इनहेरिटेड हो जाते हैं हमारे पेरेंट्स से, सिंपली दैट इज अ जेनस. नाउ दे हैव अ, यहाँ पर ब्लैंक ऑप्शन है तो यहाँ पे सेकंड. नाउ सी जो थर्ड लाइन है ना उसे अंडरस्टैंड करते हैं. पीपल टेंड टू होम इन ऑन हु seems to be smartest और most successful person around. मतलब लोग जो है ना वो जो उनकी सराउंडिंग में जो सबसे स्मार्टेस्ट और जो सक्सेसफुल पर्सन होगा ना उसको ज्यादा फॉलो करने के लिए ट्राई करते हैं, एज वेल एज व्हाट एवरीबडी सीम्स टू बी डूइंग. और इसके साथ जो मेजोरिटी कर रही है ना उसको फॉलो करने के लिए ट्राई करते हैं. द मेजोरिटी ऑफ पीपल हैव अ समथिंग वर्थ लर्निंग. नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ एग्जाम्पल वी कैन से. ये जो है वो एग्जाम्पल है, एग्जिम्प्लिफिकेशन किया जा रहा है ड्यूअल इनहेरिटेंस थियरी का. मतलब सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गेटिंग इनहेरिटेड बाय आवर पेरेंट्स जीन्स. देन सेकंड द फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी आर getting inherited from the parent genus, and then the second one we are following a social learning. We are understanding from society what should we do, but we don't know what the reason here. Now try to be understand ये जो है ना वो examples है. Now second we should understand these line. When you repeat this process over a time, you can get around the world cultural packages, belief or a behavior or technology or other solution that are adapted to local conditions. People have a different psychologies. Now यहाँ पर ये सारे effectually thing बोला गया कि ये कैसे imply होता है, कैसे इसके implications आते हैं, इस theory के implications कैसे हो जाते हैं. Now if you carefully observe, first जो meaning दिया हुआ है उसके बाद this sentence would be perfect. Why? See, the dual inheritance theory says that inheritance is itself an evolutionary system. It has variation. What makes us a new kind of animal and so different and successful as a species is we rely heavily on social learning to the point where socially acquired information is effectively a second line of inheritance, the first being our genus. Now start with this line. When people socially learn from each other, they often learn without understanding what they are copying. The belief and the behaviors and technologies and know-how works. Now simply they are explaining specific point about social learning. And then it starts with what? यहाँ पर जो example दिया है, this is about social learning का example. Simple. So यहाँ पर जो ये option होगा, that will be right option will be option B. In the option second, you should place this sentence. Now come to the question 20. The passage given below is followed by 4 alternate summaries. Choose the option that best captures the essence of passage. Now हमें यहाँ पर एक passage दिया हुआ है, उसकी summary find out करनी है, that is a para summary. To defend the sequence of alphabetization may seem bizarre. So obvious is its application that it is hard to imagine a reference, catalog or listing without it, but alphabetical order was not an immediate consequence of alphabet itself. In the Middle Ages, difference for a ecclesiastical tradition left scholars reluctant to categorize things according to the alphabet.
To do so would be rejection of divine order. The rediscovery of ancient Greek and Roman classics necessitated more efficient ways of ordering, searching and referencing text. Government bureaucracy in 16th and 17th century quickened the advance of alphabetical order, bringing with it pigeonholes, notebooks and card indexes. Now simply understood, simply try to understand यहाँ पर passage क्या है. To defend the sequence of alphabetization may seem bizarre. Now यहाँ पर अल्फाबेटाइजेशन का मतलब होता है सिंपली जो अल्फाबेट्स की जो डिस्कवरी हुई है, दैट इज ना अल्फाबेटाइजेशन एंड द सीक्वेंसिंग ऑफ द अल्फाबेट्स. नाउ सिंपली द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है मे सीम्स बिजार. नाउ बिजार का मतलब होता है सिंपली which is a very weird, you can say which is very weird or something like strange thing. So obvious is its application that is hard to imagine a reference, catalog or listing without it. Simply जो अल्फाबेटाइजेशन हुआ है, जो सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेटिक्स हुए हैं, उसका कोई सिंपली रेफरेंस नहीं है. सिंपल देयर इज नो कैटलॉग फॉर इट, देयर इज नो समथिंग लाइक लिस्टिंग विदाउट लिस्टिंग इट इज. नाउ बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाज नॉट एन इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अल्फाबेट इटसेल्फ. मतलब अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है वो सिंपली इट इज नॉट simply taken from the alphabets only, like alphabet discover हुए on that and on that basis you cannot say that कि science उन alphabets में ये था, ये science था कि हम उन alphabets को एक sequence में arrange कर ले. like A B C D अगर alphabet है तो वो इन sequence में ही क्यों है, ये हमें alphabet से तो नहीं समझ में आता. then in the middle ages, मतलब middle age में क्या हुआ था, in the middle ages deference for ecclesiastical tradition left scholars reluctant to categorize things according to alphabet. तो सिंपल जो मिडिल एजेस में जो स्कॉलर्स थे उन्होंने रिजेक्शन के डर से, यहाँ पर रिजेक्शन के डर से क्या किया, सिंपल दे डोंट इवन ट्राई टू सिंपली rearranged or something like to understand what is the reason behind the arrangement of the alphabet. ये भी उन्होंने ट्राई नहीं किया. To do so would be a rejection of divine order. Simply मैंने कहा ना कि रिजेक्शन के डर से उन्होंने ये सारी चीजें नहीं की. The rediscovery of ancient Greek and Roman classics necessitated more even efficient ways of ordering, searching and referencing text. Government bureaucracy in the 16th and 17th centuries quickened the advance of alphabetical order, bringing with it pigeonholes, notebooks and card indexes. तो इन 16 and 17 centuries में इन सारी अल्फाबेट्स को वापस से जो रीअरेंजमेंट थी, जो भी अरेंजमेंट थी, उन्हें प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया गया. सिंपल. नाउ कम टू दी ऑप्शंस here are the options. Unlike the alphabet, once the efficacy of alphabetic sequence became apparent to scholars and administrators, its use became a widespread. Now यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सिंपल यहाँ पर किसी भी स्कॉलर के बारे में बात ही नहीं हुई है. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्कॉलर्स. लाइक जो ये सिंपली जो ये स्कॉलर्स, ये जो मिडिल एज में जो स्कॉलर्स थे, इन्होंने जो किया था इसके बारे में यहाँ पर कहीं पे भी बात नहीं हो रही. सिंपल. सी, unlike the alphabet, once the efficacy of alphabetic sequence became apparent to the scholar. Once the efficacy of alphabetic sequence became apparent to the scholars and administrators, its use became a widespread. Simply यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यूज. स्कॉलर्स की बात तो हुई है, लेकिन इन व्हाट सेंस कि इनकी वजह से क्या हुआ, इसका यूज जो है वो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हुआ. सिंपल. अपेरेंट टू द स्कॉलर. सी, alphabetic sequence became apparent to the scholar, so that's why what happens कि scholars and administrators, so its use became what? Widespread. Now option B here, the alphabetic order took several centuries to gain common currency because of religious belief and a lack of appreciation of its efficacy in ordering of things. Do understand here, यहाँ पर जो religious beliefs and a lack of appreciation of its efficiency in the ordering of things. सिंपल जो स्कॉलर्स थे मिडिल एजेस में जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने इस चीज को करने से बहुत मतलब उन्होंने ट्राई ही नहीं किया. बाय द फियर ऑफ व्हाट? सिंपली जो उन्हें फियर था कि वो रिजेक्ट हो सकता है. तो सिंपली यहाँ पर देखो, अ लैक ऑफ एप्रिसिएशन, सिंपली दैट इज व्हाट? रिजेक्शन. नाउ द अल्फाबेटिक ऑर्डर टुक सेवरल सेंचुरीज टू गेन अ कॉमन करेंसी. To gain a common currency means what? In 16th and 17th century it became simply on the notebooks. जो है notebooks पे आ गए, प्रिंट हो गए. But for that only बहुत ज़्यादा टाइम लिया. Now यहाँ पर जो अल्फाबेटिक ऑर्डर जो हुई took a several centuries, बहुत सारे साल लिए ना. तो सिंपल
Now, on the first glance, it looks like a apt summary, aptly summarizing the passages. Now, come to the option C. हमें right option तो मिला है B, अब हमें C and D में कंफर्म करना है क्या हमारा B ऑप्शन राइट है कि नहीं है. So यहाँ पर A जो है वो एलिमिनेट हुआ, B is our possible answer. Now come to the C. The ban on the use by scholars of any form of categorization. Now यहाँ पर ये ban के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे पैसेज में तो ban के बारे में कोई बात नहीं हुई, simple, so eliminated. While adoption of the written alphabet was easily accomplished, it took scholars several centuries to accept the alphabetic sequence as useful tool in their work. Now simply यहाँ पर scholars के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन it is not talking about belief and fear of the scholar. जो मिडल एजेस में उनके दिमाग में जो फियर था, दैट इज फियर ऑफ रिजेक्शन समथिंग, और जो फियर ऑफ रिजेक्शन था उसके बारे में वो नहीं, रिजेक्शन ऑफ डिवाइन ऑर्डर, मतलब जो रिजेक्शन ऑफ डिवाइन ऑर्डर का जो फियर उनके दिमाग में था उस चीज़ के बारे में यहाँ पे कोई भी डिस्कस नहीं किया जा रहा है. तो सिंपल ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है. तो सिंपली व्हाट विल बी आवर आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन बी. नाउ next, the fourth sentence, again here is a parajumble, simple parajumble. Now first sentence is what? The more we are able to accept that our achievements are largely out of control. Now it is talking about achievement. The easier it becomes to understand that our failures and those of others are too. मतलब जितने वी आर एबल टू एक्सेप्ट आवर अचीवमेंट्स आर लार्जली आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब हमारी जो अचीवमेंट्स है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. द इजियर इट बिकम्स टू अंडरस्टैंड दैट आवर फेलियर्स एंड दोज ऑफ अदर्स आर टू, मतलब हमारे फेलियर्स भी हमारे हाथ में नहीं है, सिंपल, एंड दूसरों के जो फेलियर्स है वो भी उनके हाथ में नहीं है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है. बट द राफ्ट ऑफ recent books about the limits of merit is an important correction to the arrogance of contemporary entitlement, an opportunity to reassert the importance of luck or a grace in our thinking. मतलब यहाँ पर जो recent books है उनकी जो thinking process है, उनकी जो information है, उसमें से जो information हमने process की है, understand की है, उसमें से ये समझ में आया है कि we should reassert, like यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए कि हम एक रीअसर्टन कर सके, सिंपल एक रीअसर्शन कर सके कि इंपॉर्टेंस, लक का इंपॉर्टेंस और ग्रेस का इंपॉर्टेंस कितना है, हमारे अचीवमेंट में इसका इंपॉर्टेंस कितना है, सिंपली डू अंडरस्टैंड. बट द राफ्ट ऑफ recent books about the limit of merits is an important correction to arrogance of contemporary enlightenment, an opportunity to reassert the importance of luck or a grace in our thinking. Simply यहाँ पर जो merits है, मतलब जो ability है, उस ability के बेस पे हमें देखना चाहिए या फिर हमें luck को importance देना चाहिए. Meritocracy. Now this is the main topic, we can say. Meritocracy as an organizing principle is an inevitable function of a free society, as we are designed to see our achievements as worthy of reward. Simply they are talking about meritocracy. Now what is a meritocracy? Meritocracy means it is a simple system where the money or a power given by their ability, जिनकी जो ability होगी उस तरीके से उन्हें power and money मिलता है, that is a meritocracy. Meritocracy as an organizing principle is an inevitable function of a free society, as we are designed to see our achievements as worthy of reward. Simple, आज की जो society है या फिर simple जो society है वो meritocracy based पे है. वहां पर लोगों को उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे उनकी अचीवमेंट्स रहेगी, उन्हें रिवॉर्ड उसी तरीके से मिलते हैं जितनी बड़ी उनकी अचीवमेंट्स रहेगी. एंड दैट इन टर्न शुड इंक्रीज अवर ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट with which we treat our fellow citizens, helping and ultimately to build a more compassionate society. Now यहाँ पे क्या बोला गया है, चार ऑप्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज फर्स्ट पॉइंट फॉर यू. लाइक यहाँ पर मेरिटोक्रेसी इज अ मेन पॉइंट, मेरिटोक्रेसी को डिफाइन किया गया है. नाउ फ्रॉम हियर इफ यू लुक एट द सेकेंड ऑप्शन, बट द राफ्ट ऑफ रिसेंट बुक, यहाँ पे सीधा यहाँ पर चेंज किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. इट इज टॉकिंग अबाउट नाउ द नेगेटिव साइड ऑफ द मेरिटोक्रेसी, कि यहाँ पे हमें ये चीज देखनी चाहिए, ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि इट इज ओनली सिंपल, इट इज अबाउट आवर मेरिट, limit of merit, or something like it is about opportunity to like यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, जो अचीवमेंट्स हमें मिलती है, वो सारी की सारी चीजें हमारे मेरिट्स पे डिपेंड है, या फिर सिंपल इट इज अबाउट लक और समथिंग लाइक अ ग्रेस इन अवर थिंकिंग. तो सिंपल है कि हमें ये दोनों भी पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करने चाहिए, ऐसे सेकेंड पॉइंट डिस्कस कर रहा है. तो सिंपल जो सेकेंड पॉइंट है इट इज कनेक्टेड टू दी थर्ड वन,
Now come to the first and fourth one. First of all, we will read fourth point, and that in turn should increase our humility. Now यहाँ पर जो है वो रिजल्ट के बारे में बोला गया, that in turn मतलब it leads to simple, दूसरे अगर वर्ड्स में बोलना हो, इन सिंपल अदर वर्ड्स में बोलना हो, टू लीड्स. ना टू लीड समथिंग इन द सेंस व्हाट, ये जो एक इफेक्ट है, सिंपल ये इफेक्ट है, एक रिजल्ट है. तो ये रिजल्ट जो होगा वो हमेशा लास्ट वन होगा, एंड द रिमेन व्हाट, फर्स्ट वन. Now, see, meritocracy as an organizing principle is an inevitable function of the free society, as we are designed to see our achievements as a worthy of reward. Then second is, but the raft of recent books about the limit of merit is an important correction to arrogance of contemporary entitlement and an opportunity to reassert the importance of luck or grace in our thinking. Now, your first point, the more we are able to accept that our achievements are largely out of control, the easier it becomes to understand that our failures and those of others are too. Now fourth, and that in turn should increase our humility and the respect with which we treat our fellow citizens, helping ultimately to build more compassionate society. Now come to the 22. Now here again you have given a parajumble. There are the 4 sentences which are jumbled. We have to arrange them in a sequenced manner. Now come to the first one. पहला क्या है? Various industrial sector including retail, transit system, enterprises, educational institutions, event organizing, finance, travel, etc. have now started leveraging these beacons solution track. Now यहाँ पर beacons के बारे में बात की जा रही है. Now what exactly the beacons is? Beacons एक tracking system होता है, simple solutions to track and communicate with their customers. Now beacon system जो है, beacon जो एक tracking system है, tracking device है, उसे communication के लिए यूज किया जा रहा है, track and communication के लिए यूज किया जा रहा है. A beacon fixed onto a shop wall enables the retailers to assess the proximity of customers and come up with a much targeted or personalized communication like offers, discounts, combos on product in each shelf. Now option 3 says a smartphones or other mobile devices can capture the beacon signal and distance can be estimated by measuring received signal strength. Beacons are tiny and inexpensive micro-location based technology devices that can send radio frequency signals and notify nearby Bluetooth devices of their presence and transmit information. Now simple, यहाँ पे चारों के चारों सेंटेंस में जो मेन पॉइंट है that is beacon. Now कहाँ पर beacon को पहले एक्सप्लेन किया जा रहा है? That is the fourth one. फोर्थ वन में पहले beacon को एक्सप्लेन किया है. नाउ इफ यू कंसिडर द थर्ड वन, यहाँ पे beacon का यूज बोला गया कि beacon का एग्जैक्टली यूज क्या होता है. नाउ स्मार्टफोन्स और द अदर मोबाइल डिवाइसेस कैन कैप्चर द beacon सिग्नल. कैसे वर्क करता है? देखो क्या करता है ये स्मार्टफोन एंड अदर मोबाइल जो होते हैं, अदर मोबाइल डिवाइस जो होते हैं, वो beacon के सिग्नल को कैप्चर कर लेते हैं. एंड द डिस्टेंस कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ. अब इसकी वजह से क्या होता है, जो सिग्नल मिलता है उसकी वजह से उन्हें एक मेजर मिल जाता है, एक एस्टिमेटेड मेजर मिल जाता है उसके और डिवाइस के बीच में, beacon और डिवाइस के बीच में कितना डिस्टेंस है उसका एक एस्टिमेटेड मेजर उस सिग्नल से मिल जाता है. सो दिस इज अ सिंपल यू कैन से यूजिंग थियरी हाउ इट वर्क्स. सो यहाँ पे थर्ड वन जो होगा वो इन पेयर ऑफ फोर्थ होगा. नाउ कम टू द सेकेंड एंड फर्स्ट. यहाँ पर एक जो है वो लास्ट लाइन है एंड एक जो है वो थर्ड वन है. नाउ we will start with the second. A beacon fixed onto shop wall enables the retailers to assess the proximity of customers and come up with the much targeted or personalized communication. यहाँ पे शॉप पे फिक्स करने की बात हो रही है, मतलब ये शॉप के लिए कैसे यूजफुल रहेगा उसके बारे में बात की जा रही है. Come to the first one, various industrial sectors including retailer. Now यहाँ पर देखो various industrial sector, ये जनरल पॉइंट है एंड शॉप इज अ स्पेसिफिक पॉइंट. सो क्या फर्स्ट होगा? शॉप तो पहले नहीं होगा, जनरल पॉइंट हमेशा फर्स्ट होता है. सो फर्स्ट कौन सा आएगा? फर्स्ट वन. एंड देन लास्ट विल बी व्हाट? 4 3 1 2. दिस इज योर राइट सीक्वेंस. नाउ कम टू द क्वेश्चन 23. यहां पर हमें सेंटेंस दिया हुआ है, वी हैव टू फिल अप इन द राइट प्लेस इन द पैसेज. नाउ first, to understand the sentence, this has meant a lot of uncertainty around what a wide scale return to office might look like in practice. Wide scale return to office means कोई भी एक बड़ी स्केल पर कुछ भी एक चीज हुई है, मतलब कुछ इवेंट ऐसा हो रहा है जो कि ऑफिस में रिटर्न हो रहा है, मतलब जो ऑफिशियली ऑफिस में रिटर्न आ रहा है. अब क्या इवेंट है? ब्रिंगिंग वर्कर्स बैक टू देयर डेस्क हैज बीन अ रॉकी रोड फॉर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज अलाइक.
the evolution of pandemic has meant that best laid plans have often not materialized. मतलब यहाँ पे सिंपली कोविड-19 के वक्त जो वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ था उसके बाद वर्कर्स को जो ऑफिस में सेटअप करना था, वापस से वर्कर्स को ऑफिस में लाना था, दैट इज वेरी हार्ड टास्क फॉर एम्प्लॉय ऑल्सो एंड एम्प्लॉयर्स ऑल्सो. नाउ the flow of workers back into offices has been the more trickle than the steady stream. Yet while plenty of companies are still working through their new policies, some employees across the globe are now back at their desk, whether on a full-time or hybrid basis. That means where we are beginning to get some clarity on what return to office means, what's working as well as what has yet to be settled. Now यहाँ पर लास्ट जो पार्ट है, yet से लेके यहाँ तक जो पार्ट है, simply you do understand here कि ये जो पार्ट है ये एग्जाम्पल दे रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है. See, yet while plenty of companies are still working through their new policies, मतलब जो कंपनी आज जो कर रही है उसके बारे में बोल रहा है. सब एम्प्लॉयज अक्रॉस द ग्लोब आर नाउ बैक एट देयर डेस्क, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है वो अपने डेस्क पे आ चुके हैं, वर्किंग कर रहे हैं कंपनी में आके, वेदर ऑन द फुल टाइम और हाइब्रिड बेसिस, मतलब हाफ फुल टाइम हाफ पार्ट टाइम, फुल वर्किंग फुल टाइम वर्किंग. सो इस तरीके से यहाँ पर जो है एग्जाम्पलिफिकेशन किया गया हुआ है, एग्जाम्पल्स बताया हुआ है. नाउ लास्ट लाइन जो है वो कंक्लूजन लाइन है. दैट मीन्स वी आर बिगिनिंग टू गेट सम क्लियरिटी, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें क्या समझ में आया, वॉट वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर. Get some clarity on what return to office means, what working as well as what has yet to be settled. तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी एक जो आइडियल सिचुएशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग मिल रही है लास्ट लाइन से. दिस इज द कंक्लूसिव लाइन. नाउ कम टू द फर्स्ट ऑप्शन. सो ये दो ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट होते हैं, यहाँ पे हमें ये फिलअप नहीं करना होगा. नाउ कम टू दिस लाइन्स. ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस इट इज नॉट अबाउट एग्जाम्पलिफिकेशन, दिस इज नॉट अबाउट कंक्लूजन. सी, दिस हैज मीन्ड अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड, दिस हैज मीन्ड लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी कंक्लूसिव सिचुएशन में नहीं आएगी, एग्जाम्पलिफिकेशन में नहीं आएगी. तो सिंपल है, यहां पर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इज इट अबाउट स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस. तो स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस में ये कहां आ सकता है, either it could be at first place or at second place. Now do understand here around what wide scale return to office might look like in practice. Now we will try कि यह फर्स्ट लाइन में आता है कि नहीं. Bringing workers back to their desk has been a rocky road for employers and employees alike. The evolution of pandemic has meant that best laid plans have often not materialized. Now try to put this line here. This has meant a lot of uncertainty around what a wide scale return to office might look like in practice. The flow of workers back into office has been more of trickle than a steady stream. Now यहाँ पर अगर अंडरस्टैंड करोगे तो ये जो लाइन है ना, ये क्या बोल रही है, दिस हैज मीन्ड अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है अराउंड व्हाट, अ वाइड स्केल रिटर्न टू ऑफिस. मतलब जो बहुत ज्यादा वाइड स्केल रिटर्न ऑफिस में जो रिटर्न हो रहा है, जो एम्प्लॉइज जो फिजिकल वर्किंग के लिए आ रहे हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ रही है. Now, if you do understand here this line, the flow of workers back into offices has been more trickle than steady stream. यहाँ पे जो है ये बात को एक्सटेंड कर रहा है, इस लाइन को ये एक्सटेंड कर रहा है, बिकॉज अनसर्टेनिटी इज अ जनरल टर्म and this is an example of this uncertainty. The flow of workers back into offices has been more of a trickle than a steady stream. So what will happen, ये जो लाइन है ना, दिस लाइन, ये जो फ्लो ऑफ वर्कर्स की बात हो रही है, इस लाइन के बाद ये लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो सेकंड ऑप्शन में आएगी. बिकॉज ये जो अनसर्टेनिटी है, ये अनसर्टेनिटी किसके रिलेटेड है, इट इज अबाउट वर्कर्स के रिलेटेड. इट इज अबाउट व्हाट, वर्कर्स के रिलेटेड. इट इज टॉकिंग अबाउट वर्कर सिचुएशन. ये क्यों हुआ है, बिकॉज फ्लो ऑफ वर्कर्स बैक इनटू ऑफिसेस, जो फ्लो ऑफ वर्कर्स है, दिस इज अ कॉज, यू कैन से कॉज एंड इफेक्ट है. दिस इज अ कॉज कि फ्लो ऑफ वर्कर्स जो है वो ज्यादा डायरेक्टली ऑफिस में आ रहा है, सो दिस इज अ कॉज. एंड इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. सिंपल, ये कॉज एंड इफेक्ट की एक तरीके से पेयरिंग हो गई. दिस इज अ कॉज एंड इफेक्ट, नॉर्मली इट इज अ कॉज एंड इफेक्ट. सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस. यहां पे जो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस कहां पर आएगा, ऑप्शन 2 में. नाउ come to the last question. The passage again, para summary given here. Now we will try to understand the passage here. It does seem to be that the job of comedy is to offend or have the potential to offend, and it cannot be drained of that potential
रोवन एटकिंसन सेड ऑफ कैंसल कल्चर। नाउ यहाँ पर कैंसल कल्चर के बारे में बात हो रही है और पहले जो है वो जॉब ऑफ कॉमेडी के बारे में बात हुआ था। एवरी जोक हैज अ विक्टिम, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ जोक। समवन और समथिंग, मतलब यही डेफिनेशन है जोक की, सिंपल, किसी ना किसी को विक्टिम बनना है। Someone or something or an idea is made to look ridiculous. The Netflix star continued, I think you have got to be very careful about saying what you are allowed to make a jokes. मतलब आपको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। नेटफ्लिक्स स्टार जो है बोल रहे हैं बड़ा केयरफुल रहना चाहिए about what to make a jokes, मतलब कहाँ पर जोक करे हो, किस बारे में जोक करे हो, उसके बारे में आपको केयरफुल रहना होगा। You have always got to kick up. Really, he added, there are lots of extremely smug and self-satisfied people in what would be deemed lower down in society who also deserves to be pulled up. In a proper free society, you should be allowed to make a jokes about absolutely anything. मतलब यहाँ पे बोला है कि जो फ्री सोसाइटी है वो फ्री सोसाइटी में किसी के ऊपर भी जोक किया जा सकता है। सी अंडरस्टैंड हियर, यहाँ पे कैंसल कल्चर जो है वो कैंसल कल्चर क्या बोलता है, एवरी जोक हैज अ विक्टिम, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ जोक। समवन और समथिंग और एन आइडिया इज मेड टू लुक रिडिकुलस, मतलब किसी ना किसी को तो रिडिकुलस शो करना ही होगा, किसी ना किसी को तो विक्टिम बनना ही होगा। नाउ नेटफ्लिक्स स्टार क्या बोल रहा है, आई थिंक यू हैव गॉट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सेइंग व्हाट यू आर अलाउड टू मेक अ जोक्स अबाउट, मतलब किसके बारे में जोक कर रहे हो वो बड़ा सोच समझ के करना, थोड़ा केयरफुल रहना। यू हैव ऑलवेज गॉट टू किक अप, रियली, ही एडेड देन व्हाट, there are lots of extremely smug and self-satisfied people in what would be deemed lower down in society. मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा self-satisfied people है, बहुत ज़्यादा smug people है, in what would be deemed lower down in society who also deserves to be pulled up. In a proper free society, you should be allowed to make a jokes about absolutely anything. यहाँ पर बोल रहे हैं कि फ्री सोसाइटी में किसी के ऊपर भी जोक किया जा सकता है, सिंपल। नाउ यहाँ पे जो पैसेज है उस पैसेज में मेन आइडिया क्या है, इट इज जॉब ऑफ जोक, simple, job of joke and victim of joke, simple, job of joke and victim of joke. And the second point is what, it is simple, cancel culture की जो theory है, cancel culture की जो theory है, and it is talking about what, ये जो है वो inappropriate समझती है, like it is simply deems inappropriate about what, to joke लोअर पीपल सोसाइटी, मतलब जो लोअर सोसाइटी है, जो पीपल लोअर सोसाइटी में रहते हैं, जो स्मॉल सोसाइटी, लाइक लोअर सोसाइटी इन द सेंस जो बड़े ही बैकवर्ड सोसाइटी से है, यू कैन से, तो उनके ऊपर जोक करना दिस इज नॉट द गुड आइडिया। इट्स टॉकिंग अबाउट लाइक ये जो है ये थॉट प्रोसेस है कैंसल कल्चर का, दिस इज अ थियरी ऑफ कैंसल कल्चर। नाउ हमें इन दो पॉइंट को समराइज करना है। ऑप्शन ए, ऑल जोक्स टारगेट समवन एंड वन शुड बी एबल टू जोक अबाउट एनीवन इन द सोसाइटी व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द कैंसल कल्चर। नाउ दिस कुड बी अवर समरी, ये हमारी समरी हो सकती है, बट ऑन द फर्स्ट ग्लांस यू कैन नॉट से दैट ए इज योर ऑप्शन, सो वी हैव टू बी very careful about B, C and D also, so we should verify it. Now come to the B. Every joke needs a victim. Yes, it is said in the paragraph. Now, and one needs to include people from lower down the society and not just a upper class. यहाँ पे तो opposite बात की जा रही है ना, like सिर्फ लोअर को ही नहीं तो अपर को भी लेना है, तो यहाँ पे तो सिंपल है कि ये पॉइंट तो एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा है, व्हाट इज द कैंसल कल्चर इज सेइंग, सो ये तो नहीं होगा। नाउ come to the option C. Victims of joke must not only be politicians and royalty. यहाँ politicians and royalty specific बात हो रही है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। सिंपल कैंसल कल्चर डज नॉट अंडरस्टैंड द रोल एंड ड्यूटी ऑफ कॉमेडियंस। ओके, कैंसल कल्चर जो है वो रोल एंड ड्यूटी ऑफ कॉमेडियंस, मतलब कॉमेडियंस की रोल एंड ड्यूटी को अंडरस्टैंड नहीं करता कैंसल कल्चर, विच इज टू डिराइड एंड मोक एवरीवन, मतलब यहाँ पर सिंपल जो है वो एक ही पॉइंट पे बात की जा रही है कि रोल ऑफ ड्यूटी ऑफ कॉमेडियंस एंड व्हाट एग्जैक्टली द कैंसल कल्चर इज डूइंग अबाउट। और यहां पर मेन जो थिंग है दिस इज अबाउट लोअर सोसाइटी, वो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, सो दिस इज अ पार्टली समराइज, यू कैन से ये पार्टली समराइज हो गया, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल होता है यहां से, तो बचा क्या यहां पर, ए इज योर राइट आंसर। नाउ टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो क्विकली अंडरस्टैंड आती है, लाइक दिस, यहाँ पर पॉलिटिशियंस एंड रॉयल्टी को देखा, वैसे ही मैंने ये सी ऑप्शन एलिमिनेट किया। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि जो पॉइंट्स हमारे पैसेज में है ही नहीं, उस ऑप्शन को रीड भी मत करो पूरी तरह। एक बार अगर हमें कंक्लूजन मिलता है कि यस दिस पॉइंट इज नॉट गिवन इन द पैसेज, सीधा एलिमिनेट करो, बिकॉज दैट इज अ स्पेसिफिक पॉइंट एंड वी वांट जनरल समरी, सो आवर राइट आंसर विल बी ए।